चलो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग सेशन। सो हमारे साथ है आशीष अग्रवाल। सो आशीष के बारे में, ही इज करेंटली परसुइंग, आशीष कंप्यूटर साइंस पूछा नहीं वैसे, कंप्यूटर साइंस परस्यू या कर रहे हो आएगा, राइट? हम्म हाँ, so Ashish is currently pursuing computer science from USIT and he's in third year. Also उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। एक बार अपना टेक स्टैक बता सकते हो आशीष, बिफोर आई वेब डेवलपमेंट में मर्न स्टैक मोबाइल डेवलपमेंट भी है, मतलब सब कुछ कर रहा चलो, he'll explain about the stack, but he is a good developer obviously क्योंकि GSOC brick crack किया हुआ है। And he was a student in, I guess, GSOC 2019 for Sugar Labs, and then mentor the next year for the same company. And I guess code in the Google Code in challenge, not a challenge, but as a mentor in Google coding for the same, right? है। या हाँ, तो आई गेस डेवलपमेंट स्टैक बहुत है, DTU में भी इतना लोग नहीं करते। इनफैक्ट डिड यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो अच्छा है, एक बार सुनना है। आई गेस इनकी DSR वो भी स्ट्रांग है, जैसे ध्रुव ने मुझे बताया था। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेन चीज़ तो ये होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग भी सीखो, डेवलपमेंट भी सीखो। तो ही विल शेयर द सेम विथ यू, हाउ यू कैन डू द सेम एंड बी हैव अ स्ट्रांग बैकग्राउंड इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आशीष अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, कुछ भी पूछना हो लिख देना चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ साइमल्टेनियसली। ओके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ओपन सोर्स और जीसॉक के बारे में। सारे लगभग फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जैसे मेरे को बताया गया है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे बारे में अभी अमन ने बता ही दिया है कि मैं यूएसआईसीटी से हूँ और गूगल समर ऑफ कोड में मैं पार्टिसिपेंट भी रह चुका हूँ और मेंटर भी रह चुका हूँ। गूगल कोडिंग में भी मेंटर रह चुका हूँ। सीधा स्टार्ट करते हैं। ओपन सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये सिंपली यही है कि तुम जो कोड लिख रहे हो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई और यूज कर सकता है, ऑब्वियसली विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये भी है कि ओपन सोर्स फ्री है, हाँ इसका मतलब ये है, बट कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तुम इसका मतलब ये नहीं किसी का भी कोड उठा के सीधा बेच दो। रिस्ट्रिक्शंस होती है, लाइसेंसेस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है ओपन सोर्स यूज करने के? पहला पॉइंट, सबसे पहले वो फ्री है एकदम। दूसरा पॉइंट, सिक्योर्ड होता है क्योंकि तुम्हें पता है कि कोड कैसे चल रहा है, तो तुम वाउच कर सकते हो उसके लिए कि हाँ ये तो ठीक ही होगा। तीसरा पॉइंट, मॉडिफिकेशंस और ऑल्टरनेशंस कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेग्लिजिबल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, और तुम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी लाइसेंसेस। एग्जांपल्स की बात करते हैं क्या क्या ओपन सोर्स। एक बार एक मिनट, एक मिनट। आप एक बार ये बता सकते हो कि कोड जो ओपन सोर्स होते हैं वो अवेलेबल कहाँ होते हैं, लाइसेंसिंग किस हिसाब से होती है, तो इसके बारे में। हाँ, तो दो चीजें होती हैं, एक तो गिट होता है और एक गिटहब होता है। गिट लैब भी होता है, बिट बकेट भी। तो गिट क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। बेसिक बस इतना ही है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तुम्हें अभी इस पॉइंट पे बस इतना जानना होगा। पहले इस पे आ जाते हैं एक बार कि यही लोग पूछ रहे हैं जीसॉक है क्या, फिर ओपन सोर्स पे आ जाएंगे एक बार। जीसॉक क्या है? जीसॉक समझने के लिए एक बार पहले ओपन सोर्स का आइडिया आना बहुत जरूरी है। ओपन सोर्स को थोड़ा और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि हाँ क्योंकि हाँ, सारे फर्स्ट और ठीक सेकंड ठीक ठीक। बेसिकली ओपन सोर्स में तुम अपना कोड पब्लिकली अवेलेबल कर दोगे और उस कोड को कोई भी यूज कर सकता है, और तुम ना एक लाइसेंस बना दोगे कि मेरा कोड ये है, और तुम इसको यूज करने के लिए एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, तुम्हें मुझे क्रेडिट देना होगा, तुम उसको ऐसे बेच नहीं सकते मेरी परमिशन के बिना। ये सब तुम लाइसेंस में डाल सकते हो, और ये लाइसेंस में डालने के बाद उस जो भी बंदा तुम्हारा कोड यूज करेगा उसको ये लाइसेंस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, ये ओपन सोर्स में बना हुआ है, तुम इसमें इसके कोड में जाके चेंजेस कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। टेलीग्राम, ये भी ओपन सोर्स में बना हुआ है। VLC, ये भी ओपन सोर्स में बना हुआ है। तुम चाहो तो VLC का ऑरेंज जो कलर है उसको ब्लू कर दो, टेलीग्राम को ऑरेंज कर दो, कुछ भी कर सकते हो, सब तुम्हारे पास फ्रीडम होगी। ओपन सोर्स का बेसिक मीनिंग ये क्लियर है इतना? तो भाई इससे फायदा क्या होगा?
आशीष, someone is asking कि इसका फायदा क्या होगा ओपन सोर्स करने का? हाँ, ओपन सोर्स का भी फायदा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ओपन सोर्स का फायदा ये है कि तुम्हारा, अभी इसके बारे में बात करी थी सबसे पहले कि अच्छा, एज अ यूजर्स पर्सपेक्टिव अभी हम फायदे की बात करें कि तो वो फ्री है, तुम सिक्योरिटी के बारे में वाउच कर सकते हो कि हाँ सिक्योर्ड है, मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हो। बट एज अ कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के लिए नेग्लिजिबल हो जाती है मेंटेनेंस कॉस्ट, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको ओपन सोर्स ऑब्वियसली लगभग फ्री होता है, सब कुछ फ्री है तुम देखोगे तो, और मेंटेनेंस कॉस्ट अगर फ्री हो गई तो कंपनी की कॉस्ट कट डाउन हो जाती है और तुम्हें भी सीखने को मिलता है। दोनों फायदे हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हो गए थोड़े, ठीक है। अब तुम्हें क्या फायदा है करने का, इसके बारे में बात करेंगे कि तुम्हें करना क्यों है। काफी फायदे हैं इसके। सबसे पहला, एक्सपोजर मिलता है बहुत अच्छा। अभी तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तुम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे या फिर 2 3 4 के ग्रुप में बना रहे होंगे, बट तुम्हें मतलब वो क्वालिटी ऑफ कोड शायद नहीं मिलेगा अभी काम करने पे। अभी ओपन सोर्स पे काम करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के साथ तुम्हें काम करने को मिलेगा, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल की टीम होगी और वो पूरा कोड मेंटेन करते हैं, उस कोड पे तुम्हें काम करने को मिलेगा और वो कोड डिप्लॉयड होगा। अभी तो तुम जो कोड बनाओगे वो शायद तुम्हारे दोस्त यूज कर लेंगे एट मैक्स, बट वो कोड जो है मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करता है, वीएलसी मिलियंस ऑफ यूजर यूज कर सकते हैं। उसको तुम एडिट करोगे तो तुम्हें अलग ही एक्सपोजर मिलेगा और तुम्हें सेंस ऑफ ओनरशिप एक मिलती है कि हाँ ये मैंने किया है। और ग्रोथ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे डेवलपर्स होते हैं ओपन सोर्स में, उनके साथ काम करने को मिलेगा। और रिज्यूमे पे तुम शो ऑफ कर सकते हो कि मैंने मोजिला फायरफॉक्स में ये चेंजेस किए, मैंने वीएलसी को सही किया, मैंने टेलीग्राम में ये इशू फिक्स किया, ये बग फिक्स किया। और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो इसमें होता क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे फायरफॉक्स ही मान लो, फायरफॉक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें जो जो उनके डेवलपर्स होते हैं उनको फ्री में इनवाइट करती है और वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं और उनको जो भी आपकी कॉस्ट लगती है वो कंपनी देती है। और डिफरेंट, ऑब्वियसली ये वर्ल्ड वाइड होता है तो डिफरेंट टाइम जोन के पीपल के साथ काम करने को मिलेगा, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट काइंड, जो कि तुम्हें शायद अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे करने को नहीं मिलेगा। और तुम्हें पीपल, लोगों से बात करने को सीखने को मिलता है, कैसे बात करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे बात करनी है, काफी लोगों के सामने बात करनी है तो कैसे बात करें। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली वो जॉब तुम्हें ऑफर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, और रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट, और टी शर्ट्स तो मिलती हैं ओपन सोर्स में, ठीक है। सो तुम्हें आना क्या चाहिए ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए। सबसे पहली चीज, जो भी तुम्हें टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में बेसिक एटलीस्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट में कोई एक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम रिएक्ट करते हो तो बेसिक बेसिक पता हो रिएक्ट का, उतना काफी है। नोड करते हो तो नोड का बेसिक बेसिक पता हो, जैंगो करते हो तो जैंगो का बेसिक पता हो, इतना काफी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिट और गिटहब। सो ओपन सोर्स का जो भी कोड होता है वो गिट से मैनेज होता है। गिट एक तरीके से एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। उसके अंदर क्या होगा, आपका जो कोड है वो मेंटेन करता है। स्टार्ट होता है मास्टर ब्रांच से, मास्टर ब्रांच पे आपने कुछ चेंज किया, अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हो, उस ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कोड। मुझे समझ आ रहा है आपको ये सब? एक बार थोड़ा सा फीडबैक दो। यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो गिट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यूट्यूब पे जाके थोड़ी बहुत गिट की वीडियोस देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको एक ट्री की तरह इमेजिन करके देखो कि ट्री का जो रूट नोड है वो मास्टर है, उससे डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स निकल रहे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं। कुछ इस तरीके से इमेजिन करके देखो, उसको गिट कहते हैं। और गिट को, ये गिट जो होता है लोकली कंप्यूटर पे सेव होता है, इसको नेट पे स्टोर करने के लिए हम गिटहब यूज करते हैं। गिटहब जो आपका वो जो ट्री है ना वो क्लाउड पे स्टोर कर देगा और कोई भी डेवलपर आपके चेंजेस को फिर एक्सेस कर सकता है।
एक तरीके से मैनेजमेंट इजी हो जाता है। सपोज एक बंदा एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा है, तो दोनों अलग अलग ब्रांच बना के काम करेंगे और उन दोनों ब्रांच को मर्ज करके एक ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाद में। कुछ इस तरीके से फ्लो होता है इसका। ट्रेवर्सी मीडिया का या किसी का भी ट्यूटोरियल देखोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और पेशेंस और परसिस्टेंट ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें काफी स्लो प्रोसेस होता है। सो जी सॉक, जिसके मतलब मेन पॉइंट तो इस वेबिनार का यही है, जी गूगल समर ऑफ कोड। सो इसमें होता क्या है, ये क्या नहीं है, सबसे पहली चीज, ये गूगल में इंटर्नशिप नहीं है, गूगल में जॉब नहीं है और डायरेक्ट एंट्री टू गूगल नहीं है। गूगल समर ऑफ कोड इज कंप्लीटली डिफरेंट देन डूइंग ए इंटर्नशिप ऑफ गूगल। गूगल समर ऑफ होता क्या है? सो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं और गूगल उन कंपनीज को कहता है कि तुम ओपन सोर्स प्रमोट करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो वो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स खोलती है और हम स्टूडेंट्स उन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और इन रिटर्न गूगल हमें पैसे देता है, उससे ओपन सोर्स प्रमोट होगा। इतना सा सिंपल सा फंडा है गूगल समर ऑफ कोड का। डिफरेंट कंपनीज है, उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उन कंपनीज को पे गूगल करता है और जो आपको फिर उससे पेमेंट मिलती है। सिंपल लॉजिक है। और फायदा क्या है गूगल को ये करने का कि ओपन सोर्स प्रमोट हो रहा है। तो ये गूगल समर ऑफ कोड, कोई डाउट है अभी? मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा है? अगर कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ, कोई प्रीवियस डाउट? नहीं भाई, अभी तक तो क्लियर है। आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलना एक बार। कोई डाउट है तो पूछना चाहेगा कोई डाउट? मेरा एक अभी डाउट तक है तो क्लियर है एक्चुअली। सर। हेलो। भैया एक बार वापस कंफर्म कर दो ये। हेलो। हाँ हाँ। सो है किसी को कोई डाउट कि गूगल समर ऑफ है क्या अभी तक? गूगल समर ऑफ कोड का नहीं है, एक ये डाउट है कि ओपन सोर्स करने के लिए लिनक्स जानना जरूरी है क्या? क्या जानना जरूरी है? लिनक्स लिनक्स यूज करना आना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लिनक्स आना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओपन सोर्स करने के लिए तुम्हें जो भी टेक्नोलॉजी पे तुम काम कर रहे हो ना उसका बेसिक पता हो। अगर तुम एंड्रॉयड कर रहे हो तो बेसिक बेसिक एंड्रॉयड आना चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं। और गिट और गिटहब जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी गिट और गिटहब है। तो आप लोग सिखाओगे? नहीं नहीं नहीं। अब ये ओपन सोर्स कैसे सीखते हैं एक बार आशीष बताएंगे मीट में आगे। भैया हाँ हाँ। भैया ये आप सब डीटीयू के ही हो? ये बस डीटीयू के लिए बच्चों के लिए ही है या बाहर के भी बच्चे आ सकते हैं? नहीं, आ सकते हैं बाहर के बच्चे। अच्छा, एक बार माइक बंद कर सकते हो शांतनु? हाँ हाँ। तो आशीष एक बार सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अभी तो यही आया है जी सॉक है क्या, ठीक है? तो नहीं, जी सॉक है क्या ये तो क्लियर हो गया ना आपको इनिशियल लेवल पे सबको? यस सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा ब्रीफ एक और बता दो कि कब से स्टार्ट हुई है ये मीटिंग? मीटिंग तो 5-10 मिनट से स्टार्ट है। हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि जी सॉक होता क्या है एंड हाउ कैन स्टूडेंट्स प्रोसीड टुवर्ड्स जी सॉक। बाकी हाँ, आशीष कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हमें बेसिक आइडिया लग चुका है कि गूगल समर ऑफ कोड है क्या। ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या है? सारे बेनिफिट्स जो कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट में वो हैं, प्लस काफी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है इसमें। आप किसी भी अच्छी कंपनी में अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में काम करोगे, जितना स्टाइपेंड मिलता है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता है गूगल समर ऑफ कोड में। सो अब अप्लाई कैसे करना है और होता क्या है? सो सबसे पहला पॉइंट होता है रिसर्च। रिसर्च के लिए सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको आता क्या है। आता क्या है इन सेंस ऑफ आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, किस फील्ड में जाना है। और उस फॉर एग्जांपल आप वेब में जा रहे हो तो वेब में भी किस सब फील्ड में जाना है, नोड में, रिएक्ट में, जैंगो में, या रूबी ऑन रेल्स, जो भी टेक्नोलॉजी आप पसंद करते हो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस टेक्नोलॉजी में जाना है। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए। सो रिसर्च, रिसर्च करने के लिए बेस्ट सोर्स है गूगल समर ऑफ कोड की ऑफिशियल साइट। सो इसको मैंने ओपन किया। इसके अंदर आपको पूरी टाइमलाइन सब कुछ आइडिया मिल जाएगा और आप इसके अंदर देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है।
सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे 2020 की बात कर रहे हैं। सो सपोज हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपाचे का लेते हैं, चलो। Not like this. आई गेस एक मिनट बस, सॉरी टू इंटरप्ट। अभी हम अभी वो क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे को यही वो मैसेज में भी यार डाउट हुआ था ठीक कि अप्लाई कैसे करना है। एक्चुअली टेस्ट वेस्ट नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, जिसको डाउट था ये दिखा रहे कि कैसे अप्लाई कर सकता है। एक्चुअली प्रपोजल भेजना पड़ सकता है हाँ, उससे। तो हाँ अप्लाई के लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपको रिसर्च करनी है कि आपको सबसे पहले खुद को पता होना चाहिए कि मेरे को आता क्या है। उस हिसाब से फिर रिसर्च करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से कम, वो सब मैं एक एक करके आऊंगा। एक बार पहले आप ब्रीफ जान लो है क्या। सबसे पहले क्या रिसर्च की बात सीखना करें। सबसे फायदेमंद है, वेब आ, डेवलपमेंट या मशीन अगर लर्निंग? आप अभी अभी स्टार्ट करें तो मैं सजेस्ट करूंगा वेब कर लो, काफी इजी रहेगा और स्कोप ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, तो अब रिसर्च में सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद रिसर्च का दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है वो ढूंढना, वो दूसरा पॉइंट है रिसर्च का। वो ढूंढोगे कैसे? वो गूगल समर ऑफ कोड की ऑफिशियल साइट पे, और किस बेस पे ढूंढोगे? जो आपकी टेक स्टैक है, उस टेक स्टैक पे ही वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, वो आपका रिसर्च करने का तरीका होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको पता हो कि मुझे क्या आता है, और दूसरा पॉइंट आपको वही टेक्नोलॉजी यूज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है, और वो मिलेगी कहाँ पे? गूगल समर ऑफ कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। और उसके बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू करोगे। वो सब मैं आपको एक बार एंड में ना डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। एक बार आप बेसिक बेसिक जान लो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स में देखोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे सही लगता है। ये चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस प्रोजेक्ट को नैरो डाउन करो कि ये प्रोजेक्ट मेरे को लगता है कि हाँ, इनमें मैं काम कर सकता हूँ। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, वो कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे। अब एक चीज होती है कम्युनिकेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन करो, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो शायद आप थोड़े से पीछे रह जाओ। तो उसके लिए कैसे कैसे काम करना होता है? एक तो उनकी मेलिंग लिस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। मेलिंग लिस्ट क्या होती है? आप किसी को मेलिंग लिस्ट पे मेल भेजोगे तो सबको मेल चली जाती है, वो होती है मेलिंग लिस्ट। आईआरसी चैनल होते हैं, वो चैट ग्रुप्स होते हैं एक तरीके से। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ऐसे आईआरसी एक चैनल होता है, उस पे सारे और मेंबर्स होते हैं, और उनको भी मैसेज कर सकते हो आप। वो सब अभी करके देखेंगे। और और डिस्कशंस में पार्ट लो, उनकी वो क्या बात कर रहे हैं उन सब में ध्यान दो। और ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूछो, बट इस तरीके की नहीं, ऑब्वियस क्वेश्चंस नहीं जो आपको गूगल पे मिल जाए, उस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं। और सबसे आखिरी पॉइंट है कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूट का इन द सेंस, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कुछ बग्स होंगे, कुछ फीचर्स ऐड करने होंगे, आपको वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी बेस पे वो जान पाएंगे कि आप वो टेक्नोलॉजी को जानते हो और आपके अंदर एबिलिटी है कि हम आपको सेलेक्ट कर लें। क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है कि आपको इंटरव्यू लेके पूछे कि आपको ये आता है या ये आता है या ये आता है। ऐसा नहीं होता। आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जो जो आप चीजें फिक्स करते हो, जो जो इश्यूज फिक्स करते हो, उस बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। ये भी देखेंगे कैसे करना है। अब उसको स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट कर देना। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? मतलब ये लिखा होता है कि कोड कैसे सेटअप करना है, कैसे चलता है। इस चीज में थोड़े से लैंग्वेज के इश्यूज फिक्स कर दिए, कुछ अपडेट करना हुआ कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो उस हिसाब से कमांड्स अपडेट कर देनी, ये सब अपडेट डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है। फिक्स कर देना एग्जिस्टिंग बग्स, नया बग बताना कि ये नया बग है, और नया फीचर ऐड करना, ये सब कंट्रीब्यूशन पार्ट आ जाता है, और ये सब आपको करते रहना चाहिए। अब एक डेमो करके देखते हैं कि कैसे क्या है कैसे नहीं है। सो अपाचे की बात कर रहे थे हम। अपाचे की मैंने देखा कि ये टेक्नोलॉजीज जो यूज करती हैं, जावा और सी प्लस प्लस यूज करती है। तो मैं देखता हूँ इनके पुराने प्रोजेक्ट, ये सब इनके पुराने पुराने प्रोजेक्ट हैं। इनको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। सो ये चीज चलो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, हम आसान तरीके से करते हैं। हम गूगल पे जाएंगे, लिख देंगे अपाचे गिटहब जीसॉक, बस। उससे
अब उनके 2021 के आइडियाज लिस्ट मिल गए मुझे। अब इसमें जाऊंगा, नीचे देखूंगा तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट के आइडियाज दे रखे हैं। ये कोई प्रोजेक्ट है साइन एप्स, इसके बारे में बता रखा है। इसमें लिख रखा है आपको जावा आनी चाहिए और ये सब चीजें आनी चाहिए। इनके कौन मेंटर्स होंगे इसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है। फिर एक ये प्रोजेक्ट है, इसका गिटहब लिंक दिख गया मुझे, मैं इसको खोल के देखता हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको गिटहब सीखना होगा, बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गिटहब में आप देख रहे होगे पूरा का पूरा कोड दिख गया आपको इसमें। अब ये जो चीज होती है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये सबसे पहला मतलब आसान चीज होती है, आप इसको फिक्स कर दो। सपोज इसमें कोई लैंग्वेज का एरर है या कोई चीज मिसिंग लग रही है आपको, इसको फिक्स कर दो। और ये फिक्स कैसे होगी, ये पुल रिक्वेस्ट खोलनी होती है आपको। ये सब आपको गिटहब जब सिखाएंगे ना तब समझ आएगा। अगर आपको आता है तो आपको समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं आता है इसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़ेगी या कोई भी कोर्स, या फिर वो आगे आपको बताएंगे कि गिटहब गिटहब सीखना पड़ेगा, पहला अगर काम। बहुत सिंपली पुट आउट करो तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली एक ये होता है कि अगर आपके पास पूरा कोड है लेकिन उस कोड को चलाने के लिए कोई हिरार्की होगी कि ये फाइल पहले चलाओ या फिर इसको इंस्टॉल करो, ये कुछ इंस्टॉल करो पीसी में, उसके बाद ये ऐप या ये जो भी कोड है वो चल पाएगा। तो वो सब कुछ चीज डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होती है और वो डॉक्यूमेंटेशन एक जो ओरिजिनल गेटअप रेपो होती है उसी के नीचे मिल जाती है। हाँ एग्जैक्टली। अभी तक किसी को कुछ डाउट है? भैया अगर वेब नहीं। के लिए जाना है तो फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहेंगी? हाँ, सो वेब के लिए आपको जाना है ना, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी आप इसमें वेब सर्च करोगे ना तो आपको वेब के रिलेटेड, वेब में सपोज आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावास्क्रिप्ट डाल दो। जो जो ऑर्गेनाइजेशन जावास्क्रिप्ट आती है ना, यूज करती है, वो सारी इसमें आ गई। ये वाली खोल के देखते हैं सपोज। सो बेसिकली ये शुगर लैब्स, ये मैंने भी इसी में काम किया था। सो इसका गेट द कोड करेंगे ना तो इसमें दिख जाएगा कि इस बंदे ने ये काम किया था। अब आप शुगर लैब्स के बारे में सर्च कर लो, जैसे अपाचे के बारे में सर्च किया था, और इजी हो जाएगा। शुगर लैब्स, जीसॉक, गिटहब, सिंपल। भैया आपने भी जीसॉक क्लियर किया था? हाँ, बहुत मुश्किल होता है क्या? नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको बस कंटिन्यूअस काम करना होता है। सो ये जीसॉक के बारे में आ गया। तो इनके आइडियाज देख सकते हो, लास्ट ईयर जो थे, ये सब लास्ट ईयर के आइडियाज है, जिन प्रोजेक्ट्स जो थे। बेसिकली होता क्या है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो काम करना है। आप मान लो कि आपको अडोब पसंद है, अडोब करना सॉरी मोजिल्ला पसंद है या फिर टेलीग्राम पसंद है, जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसमें काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो क्या होता है, आप उनके हो सकता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में बग्स निकाल दो, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल हम प्रोजेक्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग से उस पर काम करें। तो उनके अपकमिंग आइडियाज आपको इस तरीके से मिल जाएंगे जैसे भी आशीष ने दिखाया है। तो अपकमिंग आइडियाज में कोई टेक्स्ट स्टैक यूज हो रहा होगा, बाई चांस उसमें कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए फ्लटर यूज हो रही है या फिर कुछ भी यूज हो रहा है, तो वो टेक स्टैक आप देख लो, ताकि जो अगला जीसॉक आएगा नेक्स्ट ईयर उसके लिए आप पहले से अपना टेक स्टैक उस तरीके का डेवलप कर पाओ। दिस इज द थिंग। तो आइडियाज का मेन पर्पस यही है कि जो एक आइडिया होता है उसमें बेसिकली एक चीज यूज होती है, कोई टेक्नोलॉजी यूज होती होगी, उसको आप सीख सकते हो आइडियाज के बारे में पढ़ के उनके। और ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट ये नहीं होता कि एकदम से ओपन हुआ और खत्म हो गया, उसमें हमेशा बग्स वगैरह रहते हैं। तो आप कोई भी मतलब एक टेक स्टैक सीखोगे तो उससे मल्टीपल कंपनीज ओपन हो जाएंगी जो सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे। ओके अब ओके भैया ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करें? हाँ वही मैं बता रहा था। तो आपने मतलब कोड बेस ढूंढ लिया, पहला काम ये था कि कोड बेस ढूंढ भैया लिया। हैकिंग आता है आपका? हैकिंग? अरे भाई हैकिंग नहीं आता मुझे। एक मिनट रुको, अभी एक बार सुन लो, एक बार डाउट्स आखिर में क्लियर आउट कर लेंगे। डाउट्स आखिर में करेंगे इस बारे में। सो इसमें एक चीज होता है इश्यूज। इश्यूज मतलब जो दिक्कत है। अब जैसे किसी ने लिख रखा है कि ये चीज में दिक्कत आ रही है, देखते हैं खोल के क्या है। बग रिपोर्ट कर रखा किसी ने कि डिटेल्स शेयर कर रखी हैं और ये सब बता रखा है। अब किसी को वो फिक्स करना है तो उसके लिए एक चीज होती है पुल रिक्वेस्ट।
पहले तो आपको कोड समझना पड़ेगा कि ये बग आ क्यों रहा है, और उसके बाद उस कोड में वो चेंजेस करके आपको अपने गिटहब पर डालने होंगे, और फिर एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी। अब पुल रिक्वेस्ट होती क्या है, जैसे किसी और की पुल रिक्वेस्ट देखते हैं। इसने पुल रिक्वेस्ट खोली है कोई, और उसने ये चेंजेस किए कोड में, और उसने अपलोड कर दिए। अब जो मेंटेनर होंगे, जो रेपोजिटरी को मेंटेन करते हैं, जिनके पास सारी राइट्स हैं, वो आपके कोड को रिव्यू करेंगे, और उनको अगर आपका कोड ठीक लगेगा तो वह उस कोड, आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देंगे, और आपका कोड एग्जिस्टिंग कोड के साथ मिक्स हो जाएगा। इसे पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। और इश्यूज जो होते हैं, इश्यूज का मतलब जो जो दिक्कतें आ रही हैं, और दिक्कतें इन द सेंस सिर्फ दिक्कतें इश्यूज नहीं होंगे, इश्यूज में आप वो भी डाल सकते हो जो आपको लगता है कि ये फीचर भी होना चाहिए था इसमें, तो वो भी आप इश्यूज में डाल सकते हो, और कह सकते हो कि हाँ अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं इसकी एक पुल रिक्वेस्ट खोल दूंगा। सो ये कुछ इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आपकी कंट्रीब्यूशन की। गाइस बेसिकली चीज क्या है, अगर एक बहुत बड़ा कोड है देन, और उस कोड को आपने उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपने चेंजेस कर दिए और इंस्टेंटली पूरी दुनिया के पास वो सेम चीज चली गई। वो चीज स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आपको अच्छे से वो चीज नहीं आती है, आपने बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखा, एंड वो एरर तो फिक्स कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आपके 4 अलग एरर्स आ गए सेम कोड में। तो उसके लिए मेंटेनर्स होते हैं, वो आप अपने साइड में उस कोड में चेंज करोगे। आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दोगे कि मैंने अपने अकॉर्डिंग कोड में चेंजेस कर दिए हैं, एंड ये सिर्फ कोड को एनहांस करेगा, किसी तरीके से बाकी कोड को खराब नहीं करेगा। तो ये वो काम मेंटेनेंस का होता है, और एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके कोड की वजह से कोई और बग ना क्रिएट हो, आपको भी इंश्योर करना होगा। और मेंटेनेंस भी ये चीज इंश्योर करता है कि आपका कोड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज किया जाता है। सर हमें जैसे कोई भी अगर हम टेक स्टैक यूज करते हैं तो हमें कितने लेवल तक आना चाहिए, किस लेवल तक का? आप किस टेक स्टैक पे काम करते हैं? सर फ्लटर पे। फ्लटर पे, अगर आप फ्लटर पे बेसिक ऐप बना सकते हो फायर बेस से, जिससे कि आप डेटा को फेच करो और उस डेटा को अपडेट करो और रीड कर पा रहे हो, तो इतना काफी है मेरे हिसाब से। मतलब फायर बेस का मेन है कि फायर बेस आना चाहिए? कोई भी और डेटाबेस हो, जरूरी नहीं है फायरबेस, हो सकता है एसक्यूएल भी हो। मेजर पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्क कैसे कर रहा है फ्लटर, उसमें लाइफ साइकिल क्या होती है, इनिट स्टेट क्या होता है, ओवरराइड क्या होता है, जो स्टेट को चेंज करते हैं हम, वो सेट स्टेट क्या होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और भैया सर वेब के लिए? वेब के लिए सपोज आप रिएक्ट यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स क्या होती हैं, प्रॉप्स क्या होती हैं, चल कैसे रहा है, वर्चुअल डॉम क्या होता है। बेसिक बेसिक मतलब आप अगर आप यूडेमी का कोई कोर्स भी कर लोगे ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। वैसे भी पाइथन के लिए क्या है लेवल? पाइथन के लिए सपोज जैंगो कर रहे हो, तो वही आपको मतलब बेसिक आपको डेटाबेस अपडेट करना आना चाहिए, डेटाबेस से फेच करना आना चाहिए। ये इतना आता है तो मतलब आपको बेसिक आइडिया है चल कैसे रहा है। भैया जैसे आपने कहा था कि अगर हम रिपोर्ट भी करेंगे बग तो वो भी एज अ कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है। सर जरूरी होता है कि पूरा कंट्रीब्यूशन में सिर्फ अगर हमने बिगनर की है तो काउंट नहीं होगा, अगर सिर्फ बिगनर कोर्स भी कर सकते हैं जो बिगनर रिक्वेस्ट होती है? हाँ हाँ, स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग सबसे अच्छा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करो। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था ना, डॉक्यूमेंटेशन मतलब इंग्लिश लिखी होती है, आपको वो इंग्लिश भी सही कर दोगे, वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही है। धीरे सर धीरे पर आप जब, हाँ, सर ये आप बोलिए। धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपको समझ आने लगेगा कोड कैसे चल रहा है, आप बड़े बड़े इश्यू सॉल्व करते रहो। स्टार्ट आप छोटे लेवल से ही करोगे। भैया जैसे आपने ये तो अभी जो बताया जीसॉक के प्रॉब्लम्स ढूंढ के बताया, तो जीसॉक की तो काफी हाई लेवल्स की होंगी, हमें थोड़ा अगर लोअर लेवल्स की करनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी रिपोजिटरी में जाओगे ना, कई बार होता है एक बिगनर फ्रेंडली इश्यूज, बिगनर फ्रेंडली इश्यूज उन्होंने टैग्स बना रखे होंगे। एक सेकंड में देखता हूँ आपको आइडिया लगाने के लिए, एक मिनट दीजिए।
यार एक चीज क्लियर करो, जीसॉक क्या है? जीसॉक इज नॉट गूगल। जीसॉक एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बाकी कंपनीज आती हैं एंड दूसरे एंड से बाकी स्टूडेंट्स आते हैं। कंपनीज एक कंपनीज के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो स्टूडेंट फेच कर ये सकते हैं, देखो, students के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो जहाँ से वो कंपनीज में काम कर सकते हैं, अच्छी बड़ी ओपन सोर्स कंपनीज में। तो ये दोनों के लिए लाइक विन विन सिचुएशन होती है। तो ये गूगल में आप काम नहीं कर रहे हो, आप गूगल के थ्रू, गूगल एक जीसॉक एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप किसी और ओपन सोर्स कंपनी में काम कर रहे हो। आशीष एक बार अभी आपको बताएगा। भैया हाँ affiliate कैसे होंगे उस चीज के लिए? हाँ अभी 1 मिनट पहले सुन लो, फिर उसके बाद डाउट्स भी लेते हैं। आप टाइप कर दो जो भी डाउट्स है, सब एक बार ले लेंगे। सो बेसिकली आप कह रहे थे कि स्टार्ट कैसे करें, तो जैसे मैं बताया था ना, गुड फर्स्ट इशू या बिगनर फ्रेंडली इश्यूज, ये बिगनर फ्रेंडली इश्यूज होते हैं। मतलब ये बहुत आसान होते हैं, जो मेंटेनर्स हैं उन्होंने जानबूझ के इशू डाल रखे हैं ताकि नए लोग जो है ना उनको करने में आसानी हो। ये आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छे इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करना चाहते हो। ये लिखा होता है हर हर जीसॉक के प्रोजेक्ट पे ज्यादातर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। अगर आप इसमें ही देखते हैं, अगर कुछ समझ आता है तो। मैं बहुत छोटा इशू है, अगर आप इसकी पुल रिक्वेस्ट देखो, अगर अगर है तो 898। भैया हाँ भैया अगर हम कोई नया फीचर का प्रपोजल डालते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। वो आप इश्यूज में जाके डाल दो कि सपोज ये देखो, नो टूल टिप, ये बहुत सिंपल सा इशू लग रहा है मुझे ये। तो ये भी एक इशू में काउंट हो गया कि टूल टिप इज एसेंशियल पार्ट। और टूल टिप मतलब अगर आप किसी चीज पे होवर करते हो तो नीचे कुछ लिखा जाए या फिर ऊपर कुछ आ जाए, उसे टूल टिप कहते हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो उसने ये भी इशू डाल रखा है। ये बहुत सिंपल इशू है, जैसे ये आया था अभी। बेसिकली एनहांसमेंट का एक इशू है कि आप किसी जैसे विंडोज में फाइल पे होवर करते हो तो फाइल का नेम, फाइल का हाँ साइज, फाइल क्रिएटेड बता देता है। तो इसने ये कहा कि ये चीज की एक्सेसिबिलिटी आपकी वेबसाइट या आपके कोड में भी होनी चाहिए। तो मैं इस पे कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। ये बग फिक्स नहीं है, एक एनहांसमेंट सॉर्ट ऑफ है। लेकिन इनिशियली लाइक इस पे काम करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन लाइक छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती हैं। तो ये थोड़े बिगनर सॉर्ट ऑफ इशू है। हाँ भैया अगर एक ही बिगनर इशू पे बहुत सारे बिगनर्स आ रहे हैं तो एक को एक ही मिलेगा या फिर सबको कंट्रीब्यूशन माना जाएगा वो? एक्चुअली होता क्या है कि जनरली जिसने पहले कर दिया ना तो उसका पहले रिव्यू किया जाएगा। सपोज कोई एक इशू था और 4 लोगों ने फिक्स कर दिया। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रूल होता है कि आप अगर किसी इशू पे काम कर रहे हो तो आप नीचे लिख दो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, प्लीज और कोई इस पे काम मत करना, ताकि एफर्ट वेस्ट ना हो। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता। तो होगा क्या, 4 लोगों ने वो इशू फिक्स कर दिया और पुल रिक्वेस्ट ओपन कर दी। तो जिसने सबसे पहले किया था उसको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिव्यू की। अगर उसकी में कोई इशू आता है तो जिसने दूसरे नंबर पे किया था उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस तरीके से फ्लो होता है। बट काफी ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा कि आप नीचे मेंशन कर दोगे कि मैं काम कर रहा हूँ इस पे, प्लीज और कोई काम मत करो, ताकि किसी और का एफर्ट वेस्ट ना हो। सर अगर हमें कोई बिगनर फ्रेंडली जैसे कोई दे रखी है तो वो अगर नहीं आ पा रहा तो हमें अपने टेक स्टैक में और इम्प्रूव करना चाहिए क्या? हाँ, आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए और हो सकता है कि कोड बेस थोड़ा डिफिकल्ट हो। आपको थोड़ा सा और कोड को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, आपने इतने बड़े बड़े कोड बेस पे काम ना किया हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दो, 3 4 5 दिन उसको समझने की कोशिश करो कि वो चल कैसे रहा है। और उसके बाद सोचना कि मेरे को अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार, सपोज फ्लटर का था तो मैं थोड़ा सा फ्लटर और सीखता हूँ, उसके बाद दोबारा आऊंगा। और सर हर साल नए प्रोजेक्ट्स ऐड होते होंगे ना हर हर कंपनी साल, में? हाँ, हर साल हर कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। और कोई डाउट है किसी को? भैया मैं बिल्कुल बेसिक बिगनर हूँ, तो मुझे रोड मैप क्या होना चाहिए स्टार्ट करने का, अगर मुझे जीसॉक के लिए प्रिपेयर करना है तो? अभी आप कौन सी ईयर में हो? सेकंड ईयर में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करो, और मैं सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। ओके। अब ये सेकंड ईयर के लिए? सेकंड ईयर के लिए भैया वेब आप डेवलपमेंट कहाँ से सीखे? यूडेमी से कोई भी कोर्स ले लो, यूट्यूब पे भी बहुत कोर्स है, कोई भी कोर्स कर लो।
सारे अच्छे। जैसे अमन धतरवाल भैया ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट का, तो क्या अरे किसी नहीं, यूज का है वो? उस तरीके का नहीं। आपको क्या सीखना है मुझे बताओ, मैं एक बार आपको सर्च करके बताता हूँ कुछ। मतलब क्या जरूरी है जी सब क्लियर करने के लिए, आप वो बताइए वेब वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट में, के और वो रिसोर्सेज। उसका कुछ। हाँ अच्छा, यार एक्चुअल में वैसे अगर आपको देखना है ना क्या जरूरी है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप जीसॉक की नॉर्म, जैसे अभी आशीष भैया ने बताया कि पहले जीसॉक की वेबसाइट पे जाओ, उनके ऑर्गेनाइजेशन देखो, उनके प्रोजेक्ट्स देखो, उन प्रोजेक्ट्स में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो वेबडी के अंडर आती है। मान लो उसमें सिर्फ अच्छा जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, पहले उसमें प्रोफिशिएंट हो जाओ कि अगर एक कंपनी है वो आपकी ड्रीम कंपनी है, उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट एक ही तरीके हैं, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट बेस्ड है या फिर सिर्फ फ्लटर बेस्ड है, तो आप वो वाला टेक स्टैक सीखो। तो ये तो मतलब ये डिसीजन हम नहीं ले सकते ना कंपनी किस टेक स्टैक पे काम कर रही है, वो तो जिस पे वो काम कर रही है हम उसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो वी विल बी मतलब कि इन द बेस्ट पर्सन जो कंपनी हायर कर सकती है, तो ऑब्वियसली हमें जीसो के लिए हमें रिक्रूट कर लेगी। चलो अब भैया कैसे होंगे जी शॉप के लिए, मतलब अगर सबने सीख रखी वेब डेवलपमेंट तो पता कैसे चलेगा कि हाँ वो सब, हाँ वो बता रहे हैं अभी आशीष भैया, आगे वही चीज बताएंगे। क्या समझा नहीं मैं, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। मतलब वो कैसे हमें इवेल्युएट कैसे करेंगे कि मान लो हमने मोजिल्ला के लिए 10 बंदों ने अप्लाई करा है, सबका सेम टेक स्टैक है, तो हमें इवेल्युएट कैसे करेंगे वो कि ये बंदा अच्छा है, ये इसको ही लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज आपको बताया था ना, कॉन्ट्रीब्यूशंस जिसके ज्यादा अच्छे होते हैं ना उस पे बात होती है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। और एक चीज होती है प्रपोजल, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। सर हम कितनी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं? जनरली 3 कंपनीज का होता है, मतलब आप एट मैक्स 3 जगह अप्लाई कर सकते हो एक साल में। सर तो उसमें तीनों में मतलब पहले प्रपोजल सेंड करना होगा उसके बाद ना? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, उसके बाद प्रपोजल्स। ओके, मतलब 3 कंपनीज में हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा पहले। हाँ। भैया अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम ही करे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट तो मैंने अभी कुछ सीखी ही नहीं है, तो उसमें क्या करना चाहिए फर्स्ट एज अ फर्स्ट ईयर की, हमें कॉम्पिटिटिव करनी चाहिए या वेब डेवलपमेंट? यार तुम्हें मतलब जिस चीज में मजा आ रहा है ना उसमें जाओ। इस ये नहीं कि वेब डेवलपमेंट अच्छा है और कॉम्पिटिटिव बेकार है या फिर डेवलपमेंट बेकार है। दोनों का अलग पाथवे है, और एंड में जाके दोनों ही बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंट तो आपको बाद में करना ही पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो आपको डेवलपमेंट करना ही करना है। सर कॉम्पिटिटिव। सेकेंड ईयर के लिए हाँ, सेकेंड ईयर के लिए क्या? सर सेकेंड ईयर के लिए जैसे डेवलपमेंट नहीं किया या नहीं पता, तो उसे कहाँ से कैसे शुरू करना चाहिए? हाँ, आपको मतलब बताया ना, यूडेमी से कोई भी कोर्स ले लो, यूट्यूब पे देख लो, इस तरीके से ही बेस्ट वे है मेरे हिसाब से। भैया फर्स्ट ईयर के लिए बेस्ट वेब डेवलपमेंट से ही शुरू करना होगा। हाँ, वेब डेवलपमेंट मैं इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि वो इजी होती है, आपको आसानी से समझ आ जाती है। एंड अगर किसी ने सीपीपी पहले से कर रखी है पूरी, मतलब लिंक लिस्ट स्टैक यूज तक, हाँ तो भी वेब डेवलपमेंट। हाँ, ओके भैया। एंड कब अप्लाई करना बेस्ट रहेगा इसके लिए? अभी वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आपके मतलब टच में रहने का कोई तरीका है, क्योंकि जो कम्युनिटी का ग्रुप है वो तो फुल है ऑलरेडी। अभी सब डिटेल में बताएंगे, एक बार आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाउट्स? कम्युनिटी का ग्रुप खाली है, एक ग्रुप खाली है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। चलो हाँ ठीक है, अभी अच्छा, ना ग्रुप का लिंक जरा पहले देख लो, अगर हो तो डाल दो। कंप्लीट करते हैं, डाउट्स एकदम एंड में लेते हैं। आप जो भी ओके डाउट्स एक बार साइड बाय साइड आ रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में सेंड कर दो, सब डाउट्स आखिर में एक बार ले लेंगे आधे घंटे में। आशीष कह रहे हो? श्योर। ठीक है। सो किन चीजों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी, अब एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कि जो आपकी मेलिंग लिस्ट होंगी और जो आईआरसी चैट होंगी उस पे मतलब स्लैंग्स वगैरह यूज मत करना, थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से बात करनी होगी। मेन पॉइंट ये है। और हर किसी को मैसेज नहीं करना, मतलब जबरदस्ती अटेंशन के लिए वो चीजें नहीं करनी जो कि मतलब बिगनर्स कई बार गलती कर देते हैं। ये चीजें नहीं करनी होती। और किसी से रूडली बात नहीं करनी, बहुत अच्छे से तमीज से बात करनी होगी। और सर मैम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल आप फर्स्ट नेम या यूजर नेम या निकनेम जो भी होता है उससे आप किसी को भी एड्रेस करा करो। सर मैम या फिर ब्रो कुछ भी ऐसे नहीं, ओपन सोर्स में रूल्स होते हैं, जनरली फॉलो करने चाहिए। और अब बात करेंगे कि क्या करना चाहिए अच्छा जिससे सिलेक्ट होने के चांस बढ़िया हैं। सो प्रपोजल होती है एक चीज, अब प्रपोजल के बारे में अभी बात करते हैं। सो प्रपोजल, आपको एक डेमो प्रपोजल दिखाते हैं। प्रपोजल होता क्या है? सो प्रपोजल में आप है ना
हर चीज मेंशन करते हो कि आप बनाओगे क्या, आप इस हफ्ते में ये काम करोगे और कैसे कैसे बनाओगे, हर चीज इन डेप्थ इन डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ती है। ये होता है प्रपोजल। और प्रपोजल शेयर करने से पहले ये नहीं कि आप सीधा अप्लाई करो और सीधा प्रपोजल दे दो। जो आपके मेंटर्स होंगे उनसे आप फीडबैक लो, उनसे सजेशंस लो कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है प्रपोजल, क्या क्या चेंजेस मेरे को करने चाहिए, और उस हिसाब से अप्लाई करो। उससे आपके चांसेस थोड़े बेटर होंगे। मैं आपको एक डेमो प्रपोजल दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये मेंशन है और बेसिक बेसिक मेंशन कर दिया कि क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट के गोल्स, करंट स्टेटस क्या है, जो जो ऐड करेंगे वो गोल्स में आ जाएगा। उसके बाद वायर फ्रेम, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, ईयर डायग्राम है वो बना दिया, डेटा फ्लो डायग्राम, ये सब चीजें बना दी। डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए प्रॉपर, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिटेल्स कि कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे एक एक फीचर को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ तो उसके बारे में बताना है, हर चीज के बारे में इन डेप्थ बताना चाहिए। अब आ जाती है टाइमलाइन। टाइमलाइन में मतलब आपको हर चीज के बारे में मेंशन करना होगा, इस हफ्ते से इस हफ्ते के बीच में ये टास्क करी जाएगी, इस हफ्ते से इस हफ्ते के बीच में ये टास्क करी जाएगी। ये सब आपको प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। और उसके बाद होता है यूआई और मॉकअप्स। अगर आपको कोई ऐप बनानी है, वेबसाइट हो कुछ भी, अगर उसमें यूआई है तो आप बेटर रहता है कि आप एक फोटोशॉप वगैरह पे, कोई और दोस्त आपको जिसको जानते हो जिसको फोटोशॉप आती है उससे बनवा लो, खुद बना लो। एक फोटोशॉप करके एक यूआई मॉकअप बनाना बेटर रहता है इन अ प्रपोजल। इस तरीके से यूआई मॉकअप्स डाल सकते हो आप। Guys, तो बेसिकली चीज क्या है इसमें जो बता रहे फोर्सेशिया एक कंपनी है नॉर्मल जो जीसॉक का ही पार्ट थी, तो उसमें किसी ने अप्लाई करना है, तो उन्होंने उसके एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट को लिया, उस पे जो भी टेक स्टैक चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताया, क्या क्या होगा, क्या क्या कैसे कैसे मैं काम करूंगा, कौन सा प्रोजेक्ट मैंने आपका प्रोजेक्ट आइडिया चूज करा है। उसके बाद उन्होंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी कि इफ जीसॉक 22 अप्रैल से स्टार्ट है, जब अगर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया या फिर आप मेरे को लेते हैं तो मैं इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करूंगा आपकी कंपनी के अंडर, एंड ये काम मैं इस टाइम में करूंगा, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन की भी श्योरिटी रहती है कि ही हैज प्रिपेयर्ड मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की हम इस तरीके से काम करेंगे। एंड उसके अलावा कंट्रीब्यूशन का एक बार आशीष बताओ। उसके बाद अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को मेंशन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सपोज हम ये कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। ब्रेक हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। मतलब आप अपनी पुल रिक्वेस्ट के लिंक डाल दो कि मैंने ये कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ इश्यूज रिपोर्टेड, यानी वो जो इश्यूज ओपन करना था ना वो भी काउंट होता है, तो इसलिए आप वो भी मेंशन कर दो। आइडिया सजेस्टेड, मतलब जो जो मेरे को लगता है कि ये नया फीचर मैं ऐड कर सकता हूँ, आप ये भी मेंशन कर दो, ये भी एज अ कंट्रीब्यूशन काउंट होगा। भैया ये मर्ज्ड पुल रिक्वेस्ट का क्या मतलब हुआ? मर्ज्ड मतलब होता है आप पुल रिक्वेस्ट ओपन करोगे, जो मेंटेनर्स होते हैं वो रिव्यू करेंगे और उनको आपका कोड ठीक लगता है तो वो आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर ओपन का क्या हुआ मतलब? ओपन मतलब आपने कोड भेजा कि ये कोड है, उस कोड को भेजने के लिए पुल रिक्वेस्ट खोलनी होती है। भैया एक बार अपना प्रपोजल दिखा सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? मैं अपना लिंक आपको मीट के बाद भेज दूंगा। ओके। तो ओपन पुल रिक्वेस्ट होती, और एक होता है क्लोज करना। क्लोज मतलब वो या तो मर्ज नहीं हो पाई, उसमें कोई इश्यूज थे, या फिर आपने बंद कर दी और कोई और रीजन, कुछ भी हो सकता है। भैया ये जो प्रपोजल सिलेक्ट होता होगा ये बेसिकली एआई सिलेक्ट करता होगा, कोई कंप्यूटर नहीं 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 नहीं, जो मेंटर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। तो भैया ऐसे तो बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे, तो वो एक करके देखते हैं सबको फिर? सबसे पहले तो वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे ही शॉर्टलिस्ट कर देंगे ना। अगर आपने बहुत कम लोगों ने मतलब अप्लाई किया 20 लोगों ने और 20 में से सिर्फ 4 ने ही कंट्रीब्यूट किया था मेजरली, बाकी सबने कंट्रीब्यूट बहुत कम किया, तो उनके प्रपोजल पहले ही हट जाएंगे, वो रीड ही नहीं होंगे। ओके ओके।
वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले आपको मतलब अप्लाई करने से पहले ज्यादा टाइम बिताना, उनको फ्री में बेसिकली कंट्रीब्यूट करना है इनिशियली आपको, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली नजर में आ जाओ उस चीज के। वही सेम आइडिया था मेलिंग ग्रुप का भी कि कि अगर आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट करोगे या फिर आप इश्यूज डिस्कस करोगे एक फॉर्मल वे में, तो हमेशा आप उनकी उसमें रहते हो, गुड लुक में रहते हो कि हाँ ही इज वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट एक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली वो आपको लुकअप करते हैं जब आप जीसॉक के लिए अप्लाई करते हो। और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से ये टाइम बेस्ट टाइम है शुरू करने के लिए। और पुल रिक्वेस्ट कई बार मर्ज होने में काफी टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार वो कोई कहेंगे कि ये इशू है, आप उसको फिर फिक्स करोगे, फिर दोबारा पुल रिक्वेस्ट खोलोगे, उसी में चेंजेस करोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है कई बार, तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं होना, बार बार टैग करके मेंटेनर्स को कि प्लीज एक्सेप्ट कर लो ये वो, एक नया इशू ओपन कर दिया कि भाई प्रीवियस पुल रिक्वेस्ट इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, वो सारा इनफॉर्मल बिहेवियर फिर वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। और आखिरी चीज, जीसॉक नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। जीसॉक का मेन मोटिव यही है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप जीसॉक के अप्लाई कर रहे हैं और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको पहले ही सीखने को काफी कुछ मिल जाएगा। और आपका जीसॉक नहीं भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और काफी और प्रोग्राम्स भी है, जैसे हैकटूबर फेस्ट, वो शायद काफी लोगों को पता होगा। इसमें फ्री टी शर्ट्स मिलती हैं, फोसेशिया का कोड हीट होता है, गूगल कोड इन ये अब बंद हो गया है, पहले हुआ करता था, इस साल से बंद हो गया है। और मोजिला विंटर ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारे प्रोग्राम्स और है, बट जीसॉक सबसे मेजर है। बेसिकली वो ये कि जीसॉक जैसे और भी इवेंट्स होते हैं, बस जीसॉक इज एट द टॉप अभी। ओके आशीष, या हाँ ठीक है। एंड अब एक एक करके एक बार डाउट्स भी पूछ सकते हैं। हाँ। पहले मैं चैट से गो थ्रू कर लेता हूँ कि किसी ने पूछ रखा है, रजत ने, फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव, आई फाउंड फ्लटर डिफिकल्ट। एक्चुअली फ्लटर आप करोगे तो मेरे हिसाब से वो रिएक्ट नेटिव से थोड़ा इजी होगा। ओके देन इसके अलावा एक डाउट है वेबडी और एपडी। वेबडी वैसे आपने बोला था स्टार्ट करना है पहले, आई गेस वेब भी करना स्टार्टिंग में इजी रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड बहुत मुश्किल है, आप कुछ भी कर सकते हो। देन सर उत्कर्ष, जब सब लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे तो मतलब कंट्रीब्यूशन तो लगभग, जैसे आपने कहा ना कि वो सीख लो, तो लगभग सेम चाहे कह लो, या कि तो फिर हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरा, ताकि हम सेलेक्ट हो, थोड़ी हार्ड करें या मशीन लर्निंग या थोड़े हार्ड टेक यूज करें तो नहीं सीखे। वैसे आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वेब डेवलपमेंट में ही होती है मेजरली। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि क्वालिटी वाला कोड लिखना इजी नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। इजी कुछ नहीं होता है, वेब डेवलपमेंट भी टफ है। इनफैक्ट एमएल भी कोई इजी कह सकता है। आजकल एमएल की इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे ना, वेब डेवलपमेंट से ज्यादा इजी है। बैकएंड मुश्किल है, बट इम्प्लीमेंटेशन मैं बोलूंगा वेब डेवलपमेंट से इजी है। राइट ध्रुव, आशीष, आप लोगों ने की होगी साइकिट लर्न और कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हैं हम। लाइब्रेरी यूज करके सब कुछ ईज आउट कर दिया गया है। बाकी वेबडी में अभी भी उतनी लाइब्रेरीज नहीं है, लाइब्रेरीज हो गई हैं, लेकिन थोड़ा आशीष उसके बारे में बता देगा एक बार वेबडी से। वेब इनिशियली आप जो स्टार्ट करना होता है ना, वो वेब बहुत इजी है। मशीन लर्निंग में आपको थोड़ा सा पहले मैथ सीखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लाइब्रेरीज के बारे में आइडिया लगता है। बट वेब में आप सीधा घुस जाओ, आपको कुछ मतलब पहले से आना नहीं चाहिए कुछ भी। मेन पॉइंट ये है। ओके एक बार और गो थ्रू करते हैं क्वेश्चंस के। एंड समवन इज आस्किंग इफ मुझे पाइथन C++ में कोड करना आता है, बेसिक कोडिंग, इज दैट इनफ? आप बेसिक कोडिंग नहीं, आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। मतलब आशीष, एक बार डेवलपमेंट को और बता सकते हो, कितने स्ट्रीम्स होते हैं डेवलपमेंट के जीसॉक में? ये पर्सनली मुझे भी नहीं पता, मतलब एंड्रॉइड वेब और एमएल और सारे फील्ड्स। एक्चुअली एक होता है गूगल साउंड ऑफ डॉक्स भी होता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है। तो फील्ड्स तो बहुत है, मतलब जो भी टेक स्टैक आप करते हो ना, पॉसिबल है कि उसके लिए कि एक नहीं तो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जरूर हो। सर गूगल समर ऑफ जो डॉक वाला है, तो इसके अंदर मतलब हमें प्रपोजल लिखना टाइप का हुआ?
हाँ, उसमें आपको प्रपोजल नहीं, डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है, बट मैं वो कहूंगा नहीं कि आप उसको प्रेफर करो, आप गूगल समर ऑफ कोड पे ही ध्यान दो। अगर किसी को इंटरेस्ट है ब्लॉग्स लिखने में बहुत ज्यादा, सिर्फ वो ही ध्यान दे इस चीज पे। और एक चीज है, जैसे आप पूछ रहे थे कि बेसिकली नॉर्मल जीसॉक की वेबसाइट पे जाओ एंड या फिर नॉर्मल गूगल सर्च कर लो जीसॉक ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कोई भी एक जैसे जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन लिख के पहला लिंक जो ओपन हुआ, इसमें आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2020 में जीसॉक का पार्ट थी, ठीक है। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो, देन इसमें देखो पाइथन सी, इन्होंने टेक स्टैक पहले ही बता दिया कि जो जो यूज करती है हमारी, राइट। फर्दर इसमें देख सकते हो कि हाँ इसमें हम आगे क्या क्या काम कराएंगे। यहाँ से आप इनकी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ फॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता ऑब्वियसली, एंड यहाँ से इनके प्रोजेक्ट्स व्यू कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ से आपको कोई भी चीज आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं। ये सारा 2020 स्पेसिफिक देखते हैं, तो 2020 में स्पेसिफिकली ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो कि मशीन लर्निंग में कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि इसमें मशीन लर्निंग में किस तरीके से जा रहे हैं। सेम तरीके से आप कोई भी, आपको टेक स्टैक आता है, आपको फ्लटर आता है, फ्लटर सर्च कर लो एंड 2020 में देख लो कौन सी कंपनीज उन फ्लटर को यूज कर रही है, फ्लटर या डार्ट जो भी है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हो, देन उनको जाके डीप डाइव कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट्स क्या है या फिर कैसी इम्प्लीमेंटेशन इसकी, अभी हमारा लेवल उतना है कि हम इम्प्लीमेंट कर पाए, समझ पाए कोड को। एंड डॉक्यूमेंटेशन रीड करना हमेशा लाइक हमेशा ही करनी चाहिए, वो तो उसके बिना चीजें मुश्किल हो जाती हैं। भैया के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है? भैया कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए मतलब आपके हिसाब से, कि मतलब उनके थोड़े वो आ सके कि हाँ ये बंदा कर रहा है कंटिन्यूअसली, इसको हम वो करेंगे थोड़ा सा। आप बेसिक आइडिया ना, आपको सबसे मेन अच्छा आइडिया लगेगा, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स नहीं, जो फेलो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको देखो, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपका उनसे ज्यादा है तो आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ मेरा ज्यादा है। और सिर्फ ये मत देखो, नंबर ऑफ पुल रिक्वेस्ट मत देखना, क्वालिटी ऑफ कोड और कितना बड़ा फीचर है उस पर भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि किसी ने एक सिर्फ बटन ऐड कर दिया और 10 बटन ऐड कर दिए, 10 पुल रिक्वेस्ट हो गई, और आपने एक पूरा का पूरा पेज डाला है और वो एक पुल रिक्वेस्ट है, तो मैं कहूंगा आपका पेज वाली जो एक पुल रिक्वेस्ट है वो बेटर है, तो आपको प्रेफर करें। एंड नकुल आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहे हैं? डब्ल्यूडी के लिए क्या है? क्या ईशांत रिपीट करो। डब्ल्यूडी के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है? वेब डेवलपमेंट के लिए? हाँ हाँ वेब डेवलपमेंट का पूछ रहा है आशीष, वो प्रीरिक्विजिट्स पूछ रहा है वेब डेवलपमेंट के, या फिर इन जनरल? वेब डेवलपमेंट के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। आप अपनी जर्नी बता सकते हो वेब डेवलपमेंट की? हाँ मैं एक बार आप सबका क्वेश्चन मिक्स कर देता हूँ। आशीष एक बार अपनी स्टोरी बता सकते हो पूरी, कॉलेज से आने तक, फर्स्ट ईयर में एंट्री करने तक आपने क्या क्या चीजें सीखी और कैसे पूरा जर्नी कवर अप हुआ, थोड़ा डिटेल मैनर में। ठीक है तो सबसे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने C++ सीखी, उसके बाद मैं हैकर रैंक पे गया और हैकर रैंक पे जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना वो करता था। फिर रियलाइज हुआ यार इससे तो कुछ मतलब हो नहीं रहा, फायदा नहीं हो रहा, कुछ सीखने को तो मतलब मिल ही नहीं रहा नया, कुछ बनाने को नहीं मिल रहा। तो मैं यूडेमी पे गया, मैंने देखा वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, यूडेमी से 2-3 कोर्स डाउनलोड किए और वेब डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। इनिशियली मैंने HTML सीखा पहले, फिर CSS सीखा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, उसके बाद jQuery सीखा, बूटस्ट्रैप सीखा, वो सब एक ही कोर्स में होता है। उसके बाद PHP सीखा, फिर देखा यार इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, मैं ये करता हूँ। उसके बाद मैंने Node.js सीखा और नए नए टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करता गया। फिर मेरे को पता चला कि यार ओपन सोर्स भी एक चीज होती है, ये मेरे को पता चला जब मेरे को 3 सेमेस्टर हो गए थे, लगभग मेरे को सितंबर के अराउंड, मतलब आप अभी दिसंबर में, तो सितंबर के अराउंड पता चला कि जीसॉक भी होता है और इसमें अप्लाई करना चाहिए और काफी एडवांटेज है। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च करना शुरू किया अक्टूबर के अराउंड। मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करी, फिर मैंने एक में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, बट उधर मेरे को मजा नहीं आया, मतलब कोड बेस अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखी, उसमें ट्राई किया, उसके मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन के फिक्सेस किए, मेरे को फिर धीरे धीरे उसमें मजा आने लगा, तो मैं और कंट्रीब्यूट करता रहा। फिर मेरे को लगा कि हाँ अब तो मैं कर सकता हूँ शायद, और तब तक दिसंबर आ गया था।
तो मैंने उसमें फिर और कंट्रीब्यूशन करने शुरू करे। मतलब आप ये मान लो कि दिसंबर से आप अगर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना शुरू करो और जनवरी में भी आप कंट्रीब्यूशन शुरू करो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनफैक्ट कुछ लोगों ने फेब में भी शुरू करके कंट्रीब्यूशंस जीसॉक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद मैं आप यूडेमी पर वेबडी के कोर्सेज बता सकते हो? कौन सी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग? अच्छा, स्टार्टिंग एज अ स्टार्टर? नहीं, स्टार्टिंग नहीं, मतलब आप एज अ मिड लेवल का बताओ बताओ। मुझे, मैं पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग रिपीट कर देता हूँ। हाँ, आशीष, आपने जो भी कोर्सेज किए एक बार उनका बता सकते हो? ये कोर्सेज के नाम क्या थे? नाम जस्ट वाइड, और इन कोर्सेज ने मतलब क्या 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 टेक स्टैक आपने फॉलो किया? मैं ये एक बार आपको लिंक शेयर करता हूँ, एक मिनट। ठीक है। और थोड़ा जल्दी स्टार्ट करने का ना, अभी आज में कर रहे हैं एक और चीज भैया आपकी आवाज कट रही है। हर चीज पूछते हैं, 1 मिनट में आराम। मैंने आप सबके क्वेश्चन सुन लिए, मैं एक बार आशीष से पूछता हूँ। दूसरी चीज आशीष, ये जर्नी स्टार्ट कब करनी थी? जैसे आपने बताया आपने कोडिंग की, तो ये अभी जस्ट इनका कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है, मान लेते हैं दिसंबर को। इनको अब एग्जैक्टली क्या स्टार्ट करना चाहिए? इनको डीएसएल को एक्सप्लोर करना चाहिए, और या फिर साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए, या फिर बेसिक एक बार C++ प्रोग्रामिंग सीख ले? क्योंकि मेन डाउट यही आ रहा है कि आप लोग नए हो, ठीक है, आप लोगों को किसी को पाइथन आती होगी, क्या उतनी आती है? या फिर ये सही स्ट्रैटेजी है कि वेब डेवलपमेंट में साथ साथ में करना है, या फिर वेब डेवलपमेंट बाद में करना? सही स्ट्रैटेजी क्या है? पहले वेब डेवलपमेंट फिर प्रोग्रामिंग, या पहले प्रोग्रामिंग फिर डेवलपमेंट, या फिर दोनों? सो बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग किस लिए करनी है? आपको डीएसए सीखनी है ताकि इंटरव्यू में जो डीएसए पूछे ना, आपको वो क्लियर करनी है। आपका मेन पॉइंट यही है। तो मैं आयुष माइक ऑफ कर देना। हाँ। सो बेसिकली मैं कहूंगा आप स्टार्टिंग करो। सबसे पहले 2-3 महीने आप C++ और सी या फिर जावा, कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लो स्टार्टिंग के 3 महीने में कॉलेज के, और एक बेसिक बन जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, चलती कैसे है, ये सब आइडिया हो जाए। आप उसके बाद 1-1.5 साल अच्छे से डेवलपमेंट करो, और उसके बाद आप अपना इंटर्नशिप ढूंढो सेकेंड ईयर में। जैसे आपको ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स आती हैं, तो उसके लिए आप अपने पास 3-4 महीने का बफर रखो कि मैं 3-4 महीने प्रॉपर डीएसएल को करूंगा और फिर इंटर्नशिप निकालूंगा। और इंटर्नशिप एक बार आपकी लग जाती है, उसके बाद आप फिर डेवलपमेंट करनी शुरू कर सकते हो। और उसके बाद 6-7-8 महीने डेवलपमेंट करो, उसके बाद फिर से आप डीएसए पे आ जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट आ जाती है, उसमें भी डीएसए पूछी जाती है। ओवरऑल मेन चीज ये है कि परसिस्टेंस होनी चाहिए, कि आप कर रहे हो एक चीज तो करते जाओ उसे। एंड मतलब कि वो ये कि ये नहीं कि बिल्कुल एक चीज के पीछे लगे, सारी चीजें एक साथ लेके चलते हैं। जैसे कि जब डीएसए की नीड है, उसके लिए हमेशा बफर दिया आशीष ने कि हाँ, अभी जो मेरी करंट नीड है उनको मैं सेटिस्फाई करूं, एंड साइड बाय साइड इंटरव्यूज भी क्लियर करूं एंड जीसॉक भी क्लियर करूं। ये नहीं कि मेन पॉइंट ये है कि आप अपने आप को ना फंसाओ मत कि मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव का बंदा हूं, मैं डेवलपमेंट नहीं कर सकता, और मैं सिर्फ डेवलपमेंट का बंदा हूं, मैं कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। राइट। एंड आप दोनों चीज कर सकते हो, बहुत होते हैं 4 साल। अब आशीष, एक बार ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये इनका सेमेस्टर मान लो पूरा हमारा जो 6 मंथ्स हमें मिलता था सीखने के लिए चीजें, वो इनसे इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका अभी स्टार्ट हुआ है कॉलेज। तो 1.5 years में इनकी आ जाएंगी इंटर्नशिप प्लेसमेंट, जो भी कहना है, राइट? अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट? और क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा पढ़ाई का भी आई गेस थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है हमारे से, क्योंकि ऑब्वियसली वो शॉर्टनिंग वाली चीज हुई है जो फर्स्ट सेमेस्टर की है। और कंसिडरिंग 2 महीने छुट्टी आएंगी इनके, जून जुलाई, तो ऐसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कंसिडरिंग इनको नेक्स्ट ईयर जीसॉक में अप्लाई करना, जो अच्छा होगा? हम भी चाहते हैं कि आप दोनों चीजें करो, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? तो अभी आपके पास सपोज 1.5 year है जीसॉक स्टार्ट होने में, अगर आप क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले हो ज्यादातर, तो आप बेसिकली अभी क्या करो, आप 1-2 महीने ना कोई एक लैंग्वेज सीखो। इस साल जीसॉक का मत सोचो, अगले साल सोचना, लॉन्ग टर्म प्लान बना के चलो। 1-2 महीने आप C++, जावा या पाइथन, इन 3 में से कोई एक लैंग्वेज अच्छे से कर लो 2 महीने में। आशीष आपने पाइथन नहीं, शायद C++, सी एंड जावा बोली थी। सी भी कर सकते, इन चारों में से कर लो। चाहे सी थोड़ी सी पुरानी हो गई है ना, सी अब कोई प्रेफर नहीं करता, इन 3 में से भी कोई एक कर लोगे काफी है। और उसके बाद डेवलपमेंट पे आ जाओ सीधा। ठीक है। सपोज आपके 2 महीने अभी निकल गए, आपके पास फिर भी बचते हैं 1.5 साल में से। हाँ बोलिए। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो आप जिनमें ज्यादा क्राउड ना हो वेब डेवलपमेंट की?
वेब के लिए टेक एक बार आशीष मैं ना क्वेश्चन रिफ्रेम करता हूँ इसको, जैसे सारे उसके लिए कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस काफी बाद में शॉर्टलिस्ट होते हैं, मतलब गूगल बहुत लेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट लिस्टिंग निकालता है, लेकिन अभी आपने बोला था प्रेजेंटेशन में स्टार्ट अर्ली, तो किन ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें जीसॉक जिनकी लिस्ट निकालते हैं उससे पहले? हाँ, हमें पता चले ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट हो सकती है क्योंकि हर साल वो चेंज होती रहती हैं, कभी कोई होती है कोई। हाँ, सबसे पहली चीज जो जीसॉक की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो आपके लिए बाइबल है, आपको उसको देखते रहना है। अब देखोगे जाके उस पे, आपने देखा था कि 2020 आ रहा था, 2019 आ रहा था, 2018 आ रहा था, तो आप ऑर्गेनाइजेशन देखो जो आपकी टेक स्टैक को मैच कर रही है और पिछले 3 साल से आ रही है लगातार। अगर वो पिछले 3 साल से आ रही है ना, तो 101% वो इस साल भी आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता गूगल उनको शॉर्टलिस्ट ना करे। तो वो स्ट्रैटेजी लेके चलना कि वो 3 साल से आ रही है। सर आपने जैसे कहा कि कंट्रीब्यूट करना आप शुरू कर दो, अगर जैसे हमने कोई एक कंपनी चूज कर ली कि हमें इस कंपनी में करना है, तो उसको जाके हम सीधा अभी मतलब फॉक करके और उसके बाद करने शुरू कर दे काम अपना? हाँ, आप उनकी मेलिंग लिस्ट पे जाके लिख सकते हो कि मेरा नाम ये है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे को बेसिक बेसिक ये चीजें आती है, आप मेरे को कुछ सजेस्ट करो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो कॉन्टैक्ट ईमेल उसमें मेंशन थी ना वेबसाइट में, आप उस पे जाके क्लिक करोगे, आईआरसी चैट होती है, मेलिंग लिस्ट होती है, आप वहां पे मेंशन करो। और उसके अलावा जो इश्यूज में जाके आप देखोगे बिगनर फ्रेंडली इश्यूज या फिर न्यू इश्यूज, जो मतलब बिगनर्स के लिए होते हैं, उन तरीके के इश्यूज को आप टारगेट करो। फिर अभी भी बिगनर या न्यू इश्यूज होंगे या फिर जब जीसॉक हाँ, जब होगा ओपन तब होंगे? अभी से वो डालने शुरू कर देते हैं। उनको आइडिया होता है कि इस वक्त स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो डालना शुरू कर देते हैं। और वो सर आपने कैसे कहा था कि नीचे कैसे लिखना होता है कि ये वाला हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोई भी इशू है तो वो वाला इशू हम करें, उसके बाद फिर किसी और को वो ना दे? सपोज किसी ने वो इशू खोल रखा है, आप नीचे कमेंट कर दो कि आई एम वर्किंग ऑन दिस इशू, बस इतना लिख दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप इस पे काम कर रहे हो, कोई इस पे काम नहीं कर रहा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे, तो आप कुछ दिन बाद मेंशन कर देना कि आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस इशू नाउ। मतलब इशू को ओपन करने के बाद वहां नीचे लिखते हैं? हाँ हाँ, आप ये लिख दो। ये जैसे फोसोलॉजी होगी, मोजिला होगी, ये तो मतलब काफी क्राउडेड रहती हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट कर सको आप? काफी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको वेब में देखनी है तो बहुत सारी हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन में 1 या 2 प्रोजेक्ट वेब के होंगे ही होंगे। भैया वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए C++ मतलब आना जरूरी है? नहीं, C++ आना जरूरी नहीं है, बट आपको ना एक फ्लो पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और चलती कैसे है वो। अगर आपको इतना बेसिक आइडिया हो जाएगा तो काफी है। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को लूप्स वगैरह तक आती हैं, तो इतना काफी है वेबडी में घुसने के लिए? हाँ, स्टार्ट करने के लिए इतना काफी है, आपको धीरे धीरे सीखने को मिलता जाएगा, सीखते जाओगे। मेन पॉइंट ये है कि आपको बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पता होने चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी भैया? शुगर लैब्स। ओके, एक बार लास्ट में ना अपने भैया कौन प्रोजेक्ट के बारे में बता दो ना, और एक बार अपना प्रपोजल भी बता देना। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा वो। भैया ऊप्स के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब नहीं नहीं, वेब ऊप्स स्टार्ट करने वगैरह के लिए? नहीं 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 नहीं। जैसे जावा करोगे तो इनको ऊप्स का तो आइडिया हो ही जाएगा ना आशीष, मुझे हाँ, जावा करोगे तो आइडिया हो ही जाएगा। हाँ, बेसिकली आशीष भैया ने यही बताया कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका फ्लो पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि पहले कोई एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाओ, एक लैंग्वेज आ जाएगी आपकी, उस लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर कैसे कंप्यूटर काम करता है बेसिकली अंदर कंपाइलेशन करने में, सारे डाउट्स क्लियर आउट हो जाएंगे। देन उसके बाद 2-3 महीने वो चीज क्लियर हो गई, देन आपको वेब में ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है कंपैरेटिवली बाकी चीजों से। ओके भैया। हाँ, तो पहले एक लैंग्वेज कोई भी प्रेफरेंस वाली ले लो, जैसे C++, जावा, पाइथन, कुछ भी, उसमें पहले सफिशिएंट हो जाओ, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह उसमें कर लो, 2-3 महीने उसमें लगेंगे, देन यू कैन स्टार्ट विद डेवलपमेंट। ओके भैया। और भैया आप कंटिन्यू कर दो, कह रहे थे आप भी 2 महीनों में आप ये लैंग्वेज सीख लेना, उसके बाद क्या करें? हाँ, उसके बाद आपके पास 14 महीने बचते हैं, अगर आप हिसाब लगाओ तो लगभग। मैं कहूंगा कि फर्स्ट, अब आप 2-3 महीने उसके बाद डेवलपमेंट करो, वेब का बेसिक सीख लो, उसके बाद एग्जाम्स वगैरह आएंगे। उसके बाद जो 2 महीने की छुट्टी होंगी ना, उसमें आप अच्छे से डेवलपमेंट में प्रैक्टिस बना लो कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हैंड नॉलेज हो जाए। और
उसके बाद जैसे ही छुट्टियां खत्म होना, जुलाई में सपोज खत्म हुई, तो आप ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना शुरू कर दो और साथ में डेवलपमेंट सीखते रहो और साथ में ना इंटरव्यू बिट या फिर लीड कोड इन पे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि अगर आपने बीच में डीएसए छोड़ दी तो आप अचानक से मतलब कई दिनों बाद करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वो भी साथ में मैनेज करते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज को देते रहो। और भैया जैसे डीटीयू में आईओएसडी सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी ज्वाइन करना कोई बेनिफिशियल रहेगा, मतलब कोई टेक सोसाइटी के अराउंड, या फिर मतलब उसमें जाके सिर्फ टाइम वेस्ट? जैसे डिकोडर है भैया, वो भी बता दो। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, बस आपको ये आपको ना एक कंपनी मिल जाएगी कि मेरे साथ कि ये लोग हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ कंपटीशन अच्छा बन जाता है और कोई पॉइंट नहीं है। सोसाइटी एक्चुअली जीसॉक कम निकालते हैं। मैं एक बार एक चीज पूछना था आशीष से, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सब हाँ ठीक है, मैं एक चीज मैं पूरा क्लियर करता हूँ। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मेरे जैसे 6 महीने हैं क्लासेस रेगुलर, कोई छुट्टियां नहीं है। और अपनी सीजीपी तो जैसा आशीष ने ध्रुव को भी कहा था, देखो डीटीयू में आए हो तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट भी लेके जाओ और 8.5 डेवलपमेंट। CGPA रखो। हाँ हाँ, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं एकदम आपको मैं अपने को फर्स्ट ईयर की प्लेसमेंट डाल रहा हूँ, 6 महीने हैं, थोड़ी बहुत सीजीपी तो ऑब्वियसली मेंटेन करनी है। और मैं नया हूँ एकदम, मान लो मुझे जैसे उस आपने कहा लूप्स तक आता है, तो अब मुझे डायरेक्ट डेवलपमेंट में कूदना है या फिर थोड़ा बहुत और मैं पढ़ूँ एज इन मुझे तो नॉलेज है, जैसे उप्स हो गया एक कॉन्सेप्ट अच्छा है जो आना चाहिए। और डीएसए में भी काफी सारे हैं, जैसे सर्चिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ये सब सीखूं, अपनी डीएसए कंप्लीट करूं, या फिर अभी मैं डेवलपमेंट करूं, या फिर क्योंकि दोनों साथ में करना मुश्किल हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि अभी स्टार्टिंग में 2 महीने सिर्फ और सिर्फ डीएसए करो और उसके बाद डेवलपमेंट करो। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करो। अगर अगर आशीष भैया मुझे डीएसए में ज्यादा टाइम लगता है तो डीएसए में आप उसके बाद डेवलपमेंट के साथ साथ भी करते रहो, क्योंकि अभी तो जैसे घर से हो तो पूरे दिन फ्री होते हैं, क्लासेस ज्यादा मत लो, क्लासेस छोड़ दो। ठीक है। क्लासेस, हाँ ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लासेस अटेंड करूंगा मैं, ज्यादा नॉन इम्पोर्टेंट भी नहीं करूंगा, बट अपनी सीजीपीए मेंटेन करके। हाँ, सीजीपीए मेंटेन करना ये सबसे पहला पॉइंट है, डीटीयू में तो सीजीपीए अच्छी चाहिए। डीएसए करूंगा, एंड एक बार डीएसए हो जाती है देन मैं अपना डेवलपमेंट में देखूंगा, ताकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन हो पाए। अब डेवलपमेंट में देख रहा हूँ तो मैं ये कैसे सोचूंगा कि मेरे लिए टेक स्टैक बेस्ट कौन सा है, क्योंकि मान लो मैंने पाइथन में भी कर ली, हालांकि पाइथन के बाद भी एमएल एक टेक स्टैक ही होगा अलग से, क्योंकि आपको फिर उसमें अलग लाइब्रेरीज देखनी पड़ेगी जो बच्चे पाइथन में भी आप वेब में भी जा सकते हो, एमएल में भी जा सकते हो। मैं कहूंगा अगर आपको जीसॉक टारगेट करना है तो वेब में जाओ या फिर मोबाइल में जाओ, एमएल में मत जाओ, प्रोजेक्ट्स कम है। और एक बार वेब का मैंने स्टैक पकड़ लिया तो मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, HTML CSS फिर एंगुलर रिएक्ट, इसका क्या रोड मैप होना चाहिए जैसा आपने बोला सबसे अभी? पहले HTML CSS सबसे बेसिक चीज होती है, उसके बाद आएगी जावास्क्रिप्ट और उसके बाद करो jQuery। और उसके बाद jQuery के बाद आप कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, या तो आप फ्रंट एंड में जाओगे या बैक एंड में जाओगे। अगर फ्रंट एंड में जा रहे तो रिएक्ट या फिर व्यू, इन दोनों में से कोई एक करो। बैक एंड में जा रहे हो तो नोड करो या जैंगो करो। अभी फर्स्ट ईयर की जो छुट्टी आई है 2 महीने में, उसमें मुझे कोई इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर डेवलपमेंट और डीएसए ही करना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग कॉलेज तो है नहीं मेरे पास, दिन के सारे 24 घंटे हैं सोने के बजाय फ्री, तो उसमें मुझे इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर डेवलपमेंट और इसमें ध्यान देना डीएसए में जो मेरी। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप देखो, अगर आपको मिल भी जाएगी ना तो आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डेवलपमेंट अच्छी आती नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करो फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट सीख ली, हालांकि मैं पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक भी नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि डीएसएल को भी कर रहा हूँ। अब छुट्टी आई, मैंने थोड़ा बूस्टअप किया, अब मैं आ गया हूँ सेकेंड ईयर में नाउ डेवलपमेंट में। और अब जीसॉक से पहले कब प्रिपेयर करना है, कब से कंपनी स्टार्ट करनी है, वो वाली चीज़ कब करनी है मुझे सेकेंड ईयर में आके? जैसे कॉलेज स्टार्ट होंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अभी इतना सीरियसली नहीं, थोड़ा थोड़ा सर्च करना शुरू कर दो। सीरियस होना आप स्टार्ट कर दो अक्टूबर के अराउंड, कि मेरे को ये टेक स्टैक पक्का हो गया, मेरे को करना है इसमें, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन देखना शुरू करो। दिसंबर के अराउंड आपको पक्का होना चाहिए कि या तो जनवरी या दिसंबर, इन 2 मंथ्स में आपको पक्का होना चाहिए
कि मेरे को इसी ऑर्गेनाइजेशन पे करना ही करना है, उससे लेट मत करना, और फेब में आपके कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी अभी मैंने एक और चीज की थी जो फर्स्ट ईयर में डीएस एल्गो सीखा था, उसको प्रैक्टिस साइड बाय साइड करूँ या फिर मैं उसको थोड़ा एंड हाँ, पे ले? रोज के 2-3 क्वेश्चन 1 घंटा लगेगा, वो आप कर सकते हो। आपने किस में की थी, हैकर रैंक, इंटरव्यू बिट, कौन से प्लेटफॉर्म में? क्योंकि कंसिडरिंग एक ही प्लेटफॉर्म सही मैंने रहेगा। सबसे पहले हैकर रैंक किया था, उसके बाद इंटरव्यू बिट, बट बेस्ट मुझे लगा लीड कोड। लीड कोड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली रीड कोड में 2-2 क्वेश्चन करते रहना ताकि कोई चीज़ भूलो ना आप। हाँ एंड एक बार मैंने अप्लाई कर दिया, अपना प्रपोजल भेज दिया, फिर कितने मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करना है उसका? एक बार प्रपोजल भेज दिया, उसके बाद आपका 1 महीना फ्री हो गया अराउंड। उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही काम शुरू होगा। प्रपोजल भेजने से पहले बस ये ध्यान रखना, आप 2-3 बार प्रपोजल को रिव्यू करा लो और कंट्रीब्यूशन अच्छे हो, तो लगभग आपका फिर पक्का हो जाता है। यहाँ पे रिकमेंडेशंस या फिर पर्सनल कॉन्टैक्टिंग का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? नहीं, एज सच पर्सनल कांटेक्ट कभी नहीं करना चाहिए ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स में हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करो। ठीक है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज ऐसे कुछ हाँ हाँ हाँ। राइट। एंड एक बार सेलेक्ट हो जाता हूँ मैं जीसॉक के लिए, कंसिडरिंग 2 मंथ है और मेरी नेक्स्ट मंथ में इंटर्नशिप इंटरव्यूज है, तो इसका क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली दोनों चीज़ें साथ में करनी है मुझे फाइनली। दोनों चीज साथ में करनी पड़ेगी। एंड ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया सबको, रोड मैप क्लियर हो गया होगा ढंग से। एक बस हाँ यही नहीं भैया, फ्रंट एंड बेटर होगा या बैक एंड? फ्रंट एंड करो थोड़ा इजी रहता है, बैक एंड भी दोनों चीज करनी चाहिए आइडियली, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप 2 महीने करोगे तो आप दोनों चीज कर सकते हो मेरे हिसाब से। फ्रंट एंड के अपॉर्चुनिटीज किसमें ज्यादा है? भैया अगर हम अपॉर्चुनिटीज जैसे किसमें ज्यादा है? अपॉर्चुनिटीज का पूछ रहा है वो, फ्रंट एंड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है या बैक एंड में ज्यादा? या दोनों में ही काफी अच्छी है, ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि इसमें ज्यादा है या उसमें ज्यादा, दोनों में ही अच्छी है। किसी फ्रंट एंड के लिए डिजाइनिंग नेसेसरी है? फ्रंट एंड में डिजाइनिंग हाँ थोड़ा सा बेटर रहता है कि तुम्हें डिजाइन का आइडिया हो, क्योंकि तुम जैसे यूआई मॉकअप्स दोगे, मैंने दिखाया था प्रपोजल में, तो तुम्हें अगर डिजाइनिंग का आइडिया होगा तो तुम अच्छे मॉकअप्स दे पाओगे। ठीक है, हाँ रवि बताओ, क्वेश्चन बताओ अपना। भैया अगर हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ सीखना स्टार्ट कर दे तो वो बेटर रहेगा, या इंडिविजुअली हम डीएसए सीखे फिर प्रोग्रामिंग ऐसे करके सीखें तो ज्यादा सही रहेगा? रियल वर्ल्ड से आपको लर्निंग बेटर मिलेगी, और क्वालिटी ऑफ कोड लिखने का जो तरीका होता है ना, वो अच्छा सीखने को मिलेगा। जैसे मतलब मैंने यूडीमी इंस्ट्रक्टर्स की वीडियोस देखी हैं, तो उसमें रियल वर्ल्ड ज्यादा बताते हैं रादर देन अलग से करके दिखाते हैं वो। हाँ मतलब वहाँ पे वही, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ज्यादा होते हैं। रियल वर्ल्ड ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से भी। ठीक है। भैया कंट्रीब्यूशन की तो क्या क्या मतलब तरीके होते वेब डेवलपमेंट में बेस्ट प्रोग्रामिंग कौन सी रहेगी? जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होती है। जावास्क्रिप्ट, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ एक बार क्लियर करता हूँ, मुझे भी डाउट लग रहा है, आप में भी थोड़े बहुत बच्चों में है, प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट होती क्या है, डिफरेंस क्या है सबसे क्योंकि काफ़ी डाउट्स मुझे भी आए हैं। आशीष ही क्लियर कर देंगे, मैं आशीष के थ्रू ही क्लियर करा रहा हूँ। C++ डीएस एल्गो से कैसे अलग है, डीएस एल्गो डेवलपमेंट से कैसे अलग है, बैक एंड फ्रंट एंड से कैसे अलग है, और ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्शंस। डीएसएलगो इज बेसिकली कि तुम्हें एक पता होना कि एरेस क्या होता है, एरेस चलता कैसे है, बेसिक चीजें जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो सेम रहती है जनरली। डीएसए में आपको वो बताया जाता है, और एल्गोरिथम्स जो होती हैं जैसे आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सको, ये सब डीएसए होती है। आप इसके लिए सिर्फ आपको डीएसए आता है तो इससे कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, बट डेवलपमेंट में आप उन एल्गोरिथम्स को यूज करोगे। अगर आपको डेटाबेस से कोई बड़ी चीज फेच करनी है तो या तो ब्रूट फोर्स लगा दोगे कि सीधा फेच करूं, या फिर मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, या फिर इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन में वो डीएसए काम आती है। डेवलपमेंट इज कि कोई चीज बनाना एक्चुअल में, और डीएसए इज कि आपको वो चीज बनाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन सीखना और बेसिक चीजें आना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ओके। और ये नोट्स बनाना जरूरी होता है? समझा नहीं मैं, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मतलब रवि जैसे अगर हम एक सीख बार रहे हैं क्वेश्चन साथ रिपीट। में, तो मतलब नोट्स बनाना जरूरी होता है
क्योंकि मैंने ना डार्ट और फ्लटर स्टार्ट करी थी, तो क्या हुआ था कि अभी बीच में स्किप हो गया मेरा, तो इसलिए मैं ऐसा लग रहा है सब भूल गया, और नोट्स वगैरह मैंने पहले बनाए नहीं थे। यार मैं मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा नोट्स बनाओ। आप अपना कोड को दोबारा रीड करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। 2 3 4 प्रोजेक्ट आप खुद से बनाओ। पहले 3 प्रोजेक्ट आप जो इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है उसके साथ कोड अलोंग करके बनाओ। उसके बाद 2 3 प्रोजेक्ट आप खुद से बनाओगे तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। अब आप कुछ दिनों बाद अगर आप कोड देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। बट 1 2 बार आप कोड से गो थ्रू होगे तो आपको समझ आ जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। भैया कुछ लोगों ने कोई चीज छोड़ो मत कल। संकल्प आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया था मीट को, तो जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है अवेलेबल होगी कहीं पे? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हेलो? अवेलेबल होगी। हाँ कोई और available होगी। इम्पोर्टेंट चीज कहाँ आशीष पे? हाँ हम दे देंगे ग्रुप में, आप चिंता मत करो। कम्युनिटी के लिंक मैं भी डाल दूंगा। हेलो। हाँ हाँ राहुल बताओ क्वेश्चन अपना। भैया कंट्रीब्यूशन के क्या क्या तरीके होते हैं अदर देन पुल रिक्वेस्ट, बग रिपोर्ट और फीचर सजेशन? यार यही तरीके हैं। आप कोई बग्स बता दो कि ये इश्यूज हैं, या फिर कोई नया फीचर के बारे में बताओ, ये मैं डाल सकता हूँ, या फिर एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट करो कुछ। यही 3 मेजर तरीके हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी तरीके हैं, जैसे अगर कोई बिगनर आता है मेलिंग लिस्ट पे तो उनको आप बताओ कि आप ये कर सकते हो। बट मेन मेरे हिसाब से यही 3 तरीके हैं। बग्स बताना, फीचर्स बताना और उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, जो कि काउंट होंगे। और भैया कम्युनिटी में डिस्कशन कितना करना चाहिए? जबरदस्ती नहीं, अटेंशन वो गेन करने काउंट के लिए होगा नहीं। क्या? कोई जेन्युइन इशू है, जैसे आपको कोई फीचर बनाना है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या फिर इसका डिजाइन कैसा होगा, उसके रिलेटेड आप कम्युनिटी में डाल दो कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को कैसे करना चाहिए, मेरे को सजेशंस चाहिए। तो आपको जरूर वो हेल्प करेंगे। भैया जो ये वीडियो है, वीडियो बाद में मिल जाएगी? हाँ हाँ ग्रुप में मिल जाएगी, आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ तो। क्योंकि मैंने ये ज्वाइन 7 बजे करा है, तो स्टार्ट 6 बजे हुआ नहीं, था। ग्रुप 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 व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा सबको। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप कोई भी। भैया मतलब अभी बेसिकली अपने चारों में स्किल्स से और रिज्यूमे पे ही काम करें और ना, उसके बाद मतलब थोड़े टाइम बाद इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब बेसिकली रेज्यूमे क्या अपने होता है? एक स्किल्स मिनट पे हाँ रेज्यूमे मतलब या तो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें, या जैसे प्रोग्रामिंग करें तो अच्छे से करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। हाँ मतलब आप, मैं कहूंगा कि बेसिक्स आपको हाँ पता ठीक। हो। जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट होने का कोई फायदा नहीं है। बेसिक्स पता हो तो आप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हो। जो सोसाइटीज है IEEE, तो जी इनमें तो कुछ फायदा रहता है क्योंकि ये तो मनी भी ले रहे हैं। चलो मैं ही पूछता हूँ। आशीष आपने कोई सी कम्युनिटी स्पेसिफिक अलग कम्युनिटी सोसाइटी ज्वाइन की थी अपना ये कोडिंग जर्नी या फिर इंटर जो भी आपका प्लेसमेंट इंटर्नशिप जर्नी है उसको कवर करने के लिए कोई ऐसी बड़ी सी सोसाइटी या फिर कोई ज्वाइन की थी अमाउंट दे के या फिर कुछ भी करके? एज सच मैंने कोई कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी। बस मेरे कॉलेज में एक सोसाइटी थी ओपन सोर्स डेवलपमेंट की। ऐसे तुम्हारे में क्लब्स होते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स, तो मैं बस उसका पार्ट था। और आपका पीयर ग्रुप कैसा था? मेरे ग्रुप में सारे ही लोग डेवलपमेंट वाले थे बेसिकली। 1 2 लोग कॉम्पिटिटिव भी करते थे। सब सबने, किसी ने जीसॉक इस साल किया, किसी ने लास्ट ईयर किया, किसी ने कहीं पे इंटर्नशिप करी। तो सारे डेवलपमेंट प्रेफर्ड वाले थे। कॉम्पिटिटिव बेस्ड वाले कम थे थोड़े। यार तो वही है, सोसाइटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल होता है कि उन बंदों के सेम इंटरेस्ट हैं जो आपके हैं, उसके लिए पे करने की आप अपने आप देखो जरूरत है कि अगर आपको अपने मतलब सिमिलर इंटरेस्ट वाले बंदे से बात करनी है तो आप उसके लिए आपको पे करना जरूरी है, या फिर उसको आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या फिर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता लग गया कि हाँ उसके सेम इंटरेस्ट हैं तो मैं उससे बात कर सकता हूँ सेम मुझे, तो आप उसको पैसे थोड़ी ना दोगे कि हाँ ये लो। तो ये चीज है कि अगर वो उसकी वर्थ अगर आपको कुछ और चीज में दे रहे हैं देन वो सही है, लेकिन ये है कि अगर बात करने के पैसे हैं तो उसमें तो लाइक ये आपका डिसीजन खुद होना चाहिए। मेन है कि आप पीयर ग्रुप ढूंढो अपना अच्छा सा जो आपको मोटिवेट कर पाए। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव करते हो या फिर इंटर्नशिप के लिए भी जब जब आप देखोगे कि बाकी बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं
आशीष का भी मतलब ये है। तो उसने बोला ना कि किसी ने बाद में कर लिया क्रैक, तो टाइम आएगा सबका, बस आपको एक उस माइंडसेट के साथ रहना है। या वो माइंडसेट कभी कभी आपका कम्युनिटी डेवलप कर देता है क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत होता है, या फिर कोई और फैक्टर्स ऐसा भी है, बंदे अकेले भी कर लेते हैं। एंड हाँ, तो जैसा आशीष ने बोला, परफेक्ट एग्जाम्पल है, किसी ने बाद में कर लिया, किसी ने पहले किया किया वो एक टाइम पे सबने ही कुछ ना कुछ अचीव किया। तो ऐसे कुछ दोस्त रखना जो आपको मोटिवेट कर पाए डेली ये करने के लिए। शायद वो चीज़ सोसाइटी में नहीं मिल पाती क्योंकि सोसाइटी के हेड कभी कभी ईसेल का सोसाइटी का हेड खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि शायद वो आपको वो एनवायरनमेंट ना दे पाए। तो एक बार उस चीज को जज करना एंड फिर देख लेना। पैसे देने या फिर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी लोग लेते हैं काफी गलत रीजंस के साथ, बट आप देख लेना, आप ढंग से सोच सकते हो उस बारे में। अदर भैया देन हाँ ब्रांच मैटर नहीं करती है। हाँ मैं ये ब्रांच मैटर नहीं करती। चाहिए भैया जब आपने रोड मैप बताया तो आपने बोला भी थोड़ी क्लासेस कम अटेंड करो, तो मतलब भी कौन कौन सी छोड़े? हमें तो यही हो रहा है, भी इंटरनल के मार्क्स होते टीचर के हाथ में तो थोड़ा बढ़िया हो ये तो ऐसा आपको कुछ। अमन बता पाएंगे ठीक से कि ये कॉलेज के भैया अभी तो हमें ऐसे ही हो रहा है कि पता नहीं टीचर्स कैसे जीपीए ना गिर जाए। यूएसआई ये सॉरी आशीष के क्लासेस हमसे काफी ज्यादा होते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं तो आशीष जो बोल रहे हैं उनको डीटीयू का टाइम टेबल एग्जैक्ट भी नहीं पता, बट उनसे कम होते हैं उनके सिचुएशंस। जैसे मैं आईपी के बच्चे हमारे साथ काफी इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्लासेस ज्यादा होते हैं, हमारे कम है। तो आप बेकार वाले छोड़ सकते हो मैं ये कहूंगा, बट अच्छे वाले जरूर अटेंड करना, सीजीपीए मेंटेन करना भी जरूरी है। तो हमारे क्लासेस एक्चुअली आशीष एक हफ्ते में आपने एवरेज अगर अपना टाइम टेबल मैप किया होगा डीटीयू में से किसी ने, अराउंड पर डे 5 आवर्स होते हैं क्लासेस। अब एकदम 7 दिन में बांटना, पर डे 5। हमारे फर्स्ट सेकंड ईयर में 9 बजे से 5 बजे तक पूरी क्लास होती थी, हफ्ते में 5 दिन। आशीष के क्लासेस के सिचुएशंस हमसे टफ थे, तब भी उन्होंने जीसो क्रैक कर लिया इंटरव्यू बेट। तो आप कम इससे थोड़े लाइट इजी कंडीशंस बोल सकते हो, ठीक है? आप भी कर सकते हो क्लासेस, आपको छोड़ने की जरूरत ना पड़े। एंड आशीष का तो ऑफलाइन था, आप ऑनलाइन रह के भी क्लासेस में बस एंटर करना है और प्रेजेंट मार्क करना। तो हाँ, तो चैलेंजेस का मत सोचो इतना, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते इतनी सारी चैलेंजेस। मेन आप फोकस करो, वो जो रोड मैप बताया ना आशीष ने उस पर फोकस करो। थोड़ा बहुत डीएसए करना, आपने लूप सीखा, लूप्स तक सीखा है, तो मैं बोलूंगा थोड़े आगे चले जाओ। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, आप थोड़ा आगे कर लो उसको। मोस्ट प्रोबेबली एल्गोरिथम्स एटलीस्ट देख लो जितने भी है, एंड देन डेवलपमेंट में फुल ऑन देना। मजा आएगा आपको भी जब आप बैकएंड पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि हाँ मुझे डीएस एल्गो तो आता है। उसको स्टैक व्यूज आखिरी का जो पार्ट होता है एडवांस टाइप ट्रीज वहां तक करना चाहिए डीएसएल को, अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो। देखो वेब नहीं, डीएसएल को कर रही हो तो पूरी करो। अब जो रोड मैप बताया, आप 2 साल का प्लान बना सकते हो, 1 महीने का प्लान बना सकते हो, 5 महीने का प्लान बना सकते हो, करोगे कंप्लीट करना। वेब डेवलपमेंट भी नई टेक्नोलॉजी सीखते जाना, एक टेक्नोलॉजी पकड़ना, दूसरी टेक्नोलॉजी सीखते जाना एंड उसको यूज में डालते जाना। जीसॉक भी एक मेथड है, उसके अलावा भी कुछ हैकाथॉन्स होते हैं। तो उसमें इसी क्वेश्चन में आ रहा था जीसॉक के अलावा क्या कर सकता हूँ मैं। जैसे आपने बोला जीसॉक नहीं हुआ तो ठीक है, बट इसके अलावा व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, हैकाथॉन्स हो गए, वो चीज। काफी सारी हैकाथॉन्स होती हैं, आप उनमें पार्ट ले सकते हो। और बाकी जीसॉक के पैरेलल कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उनमें सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हैकाथॉन्स में जरूर पार्ट लेना, चाहे किसी भी कॉलेज में हो। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, उन पे जाना चाहिए। कुछ हैकाथॉन्स के स्पेसिफिक एग्जांपल्स? जैसे एनएसआईटी में होती है, मैं उधर गया था, शायद 2019 में थी, तो उधर मैं जीता था। तो IEEE ने ऑर्गेनाइज करी थी एनएसआईटी में, तो उसमें गया था। उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ में भी होती हैं। डीटीयू की इतनी ज्यादा फेमस नहीं है हैकाथॉन, बट उसमें आप डेफिनेटली पार्ट लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आईआईटीज के भी हैकाथॉन में पार्ट लो। एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होती है, उसमें पार्ट लो। हर हर कॉलेज में होती ही होती है। इस साल थोड़ी कम हो रही है क्योंकि ये कोरोना वगैरह के चक्कर में, वरना इस साल इस टाइम पे काफी हैकाथॉन्स होती हैं, अक्टूबर में, दिसंबर में काफी हैकाथॉन। क्या होता है बता सकते हो? हैकाथॉन में क्या होता है, आपको देंगे वो 24 घंटे, और 3-4 लोगों की टीम होगी। आप और आपके 3-4 दोस्त होंगे। आपको दिए जाएंगे 24 घंटे, आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो, जैसे हेल्थ है, हेल्थ पे आपको कोई एक ऐसी चीज बनानी होगी जिससे हेल्थ इंप्रूव हो लोगों की। 24 घंटे में ही आपको कुछ बनाना हो। जरूरी नहीं वो कंप्लीट प्रोडक्ट हो, एक प्रोटोटाइप हो, बस बेसिक सा आइडिया हो कि ऐसे ऐसे चलेगा और हल्का हल्का सा चलता हुआ दिखे, वो बनाना होगा आपको।
और जजेस को प्रेजेंट करना होगा, बहुत सारी टीम्स होंगी और वो जो टीम उनको अच्छी लगेगी वो जीतती है। काफी अच्छे प्राइजेस भी होते हैं। टीम में ही अप्लाई कर सकते हैं हैकाथॉन्स में? हाँ, जनरली टीम्स में होता है वो। सर अगर कोई सेकेंड ईयर में है, उसने भी मतलब डीएसए पूरा नहीं कर रखा, स्टार्ट जैसे किया हो और डेवलपमेंट में भी इतना कुछ खास नहीं किया, तो उसको भी यही रूट में फॉलो करना चाहिए? हाँ, आपको अभी आपके पास 2-3 महीने और 2-3 महीने आपको डीएसए अच्छा खासा बेसिक आ जाएगा। सर पर अगर जैसे आप कह रहे हो कि वो तो 1.5 साल के लिए हुआ, तो उसके लिए तो फिर तब तक तो इंटर्नशिप शुरू हो जाती है ना, थर्ड ईयर में तो मोस्टली। आपको डीएसए साथ में पैरेलली करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज करूंगी। 2-3 महीने आप अपना डीएसए करो अभी, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करो। और गर्मियों की छुट्टी में आप पूरा यूटिलाइज करो, उसमें अभी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मत करो, डीएसए भी करो साथ में, और मेनली डेवलपमेंट को बहुत अच्छा कर लो उन 2 महीने में। कहीं ना कहीं डीएसए को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो डेवलपमेंट से पहले, उसके बाद दोनों को साइड बाय साइड करना शुरू कर दो, वही चीज है। क्योंकि आपका मेन मोटिव अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। एंड आगे की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहा था मैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट, एग्जैक्टली जीसो कैसे हेल्प कर सकता है उसमें हम लोगों की? तो भैया नॉन टेक नॉन टेक ब्रांचेस का मतलब कितना ज्यादा बेनिफिट है कि अगर वो टेक वहां पे जाना चाहे तो? देखो, ऑन कैंपस सच बताऊं तो फर्क नहीं पड़ता, आपको जीसो करने का मेन एडवांटेज मिलेगा ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में भी स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि 10 बंदों की कंपनी, जोमैटो हो गया और थोड़ी सी बड़ी जोमैटो लेवल की कंपनीज जो होती है ना, इधर अगर आपके रिज्यूमे में जीसॉक होगा तो आपको शॉर्टलिस्ट होने में इजी हो जाता है। और वो कंपनीज आपको एक्चुअल में ज्यादा पैसा देती हैं इन कंपैरिजन टू Amazon, एडोब। ये सब आपको 12 से 13 लाख के अराउंड बेस पे देंगी। बट जो ये कंपनीज होती हैं, एक गोजेक कंपनी है, मेरे एक दोस्त की उसमें प्लेसमेंट लगी है, वो 20 लाख बेस पे देती है। मुझे नहीं लगता गूगल भी इतना देती है। मतलब आप इस तरीके से देखो, ऑफ कैंपस अगर आप स्टार्टअप्स को इनको टारगेट करोगे तो आपको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा इन कंपैरिजन टू आप डीएसए करके ऑन कैंपस जाओगे, वो 12 to 13 आपको बेस पे मिलेगा। और सीटीसी हो सकता है 30-40 के अराउंड भी हो। सो बेसिकली हमारा मोटिव स्टार्टअप्स के ऊपर होना चाहिए ज्यादा। आपकी स्किल की नहीं, वैल्यू ज्यादा होगी। आशीष ये बता दें स्किल तो लॉजिकल है, स्किल की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। अगर आपने डीएसए किया है तो डीएसए ठीक है, अच्छा है, बट आपका जो रियल डेवलपमेंट स्किल है वो यही बता सकती है आपकी, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड। एंड उस चीज की अगर आप वैल्यू करोगे तो स्टार्टअप्स पे करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसर्स को देख लो, उनकी भी सैलरी ऐसा ही नहीं है खाली जॉब में, मतलब उनकी भी सैलरी कभी कभी ज्यादा होती है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ ना आशीष, वो भी 1 मंथ पर मंथ कमा लेते हैं 2-3 लाख। तो एग्जैक्टली हाँ, जो काफी अच्छी सैलरी हो जाता है उनके भी। हाँ, हाँ डेवलपर्स होते हैं, उनका लर्निंग का वो ऑब्वियसली डीएसए वाले से ज्यादा मानते हैं लोग, और उनकी वैल्यू भी ज्यादा करते हैं। हाँ स्टार्टअप्स का ओके भैया। हाँ दीपांशु, और स्टार्टअप्स आपका हो सकता है। देखो स्टार्टअप्स में अगर आपको मिल जाती है तो अच्छा है, दोनों अच्छा है। आप ये देखो कि आपको लर्न क्या करना है या फिर ग्रोथ कहाँ पे करनी है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स का यही है ना, आई गेस कंपटीशन वाइज थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ऑन कैंपस में आशीष, एज कम्पेयर टू स्टार्टअप्स। ऑन कैंपस आपको थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि आपको पता है आपको सिर्फ डीएसए करना है, और आपको पता है कि कंपटीशन में आपके कौन है, कि इसको इतना आता है, इसको इतना आता है, तो और मेरे को इतना आता है, तो मेरे को आइडिया लग जाएगी कि हाँ मेरा हो जाएगा। बट ऑफ कैंपस में खुला हो जाता है एकदम, कोई भी हो सकता है, तो आपको डेवलपमेंट में जाना ही पड़ता है ऑफ कैंपस बेसिकली। वो भी रिज्यूमे में स्टार्ट। जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स हो उतने ज्यादा मायने रखता है, मतलब ऐप डेवलपमेंट भी कर रहा हो, कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, नहीं 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 ऐप नहीं डिजाइनिंग। नहीं, एक चीज करो उसको अच्छे से करो। आपके जैसे हमारे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तब हम वैल्यू उनको करते हैं जिसने एक ही स्किल सीखी हो बट बहुत अच्छे लेवल पे सीखे हो। क्योंकि कभी कभी जनरलाइज होने का फायदा नहीं होता, मल्टीटास्किंग करने का फायदा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप एक चीज में बहुत अच्छा टास्किंग कर सकते हो। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो ना, स्पेशलाइज बंदों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इंडस्ट्री में, इसमें ये हाँ, स्पेसिफिक एचआर ने कहा था। आपसे ये अच्छा कोई नहीं कर सकता वो काम। अगर आप ये कह सकते हो कि ना मेरे से अच्छा करने वाले आपको इस फील्ड में, मेरे से अच्छा मार्केटिंग कोई भी कर सकता है बट मेरे से अच्छा वेब डेवलपमेंट बैकएंड कोई नहीं बना सकता आपकी वेबसाइट के लिए, अगर आप ये चीज बोल दो ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ओके भैया। और कोई क्वेश्चन?
हाउ टू फाइंड प्रोजेक्ट्स। अच्छा ये भी अपने ये जीसॉक करने से पहले ऑब्वियसली मैं चाहूंगा अपने कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स करूँ, तो वो आशीष। हाँ, जीसॉक करने से पहले आप मतलब जो डेवलपमेंट करोगे, एक तो वो जो आपको जिससे आप कोडिंग सीखोगे, कोई भी कोर्स करोगे तो वो आपको 2-3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे। एक तो पहले वो बनाओ, और उसके बाद खुद से कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाओ 2-3, चाहे बहुत बड़े ना हो पर छोटे छोटे ही, पर 2-3 प्रोजेक्ट जरूर बनाओ। और उसके बाद आपको लग जाएगा कि हाँ मेरे को आता है, मैं बना सकता हूँ। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट भी करते रहो। आपने कौन से बनाए थे एग्जैक्टली? जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, अगर आपने वेब बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कर लिया। कोई जावास्क्रिप्ट की गेम बना लो अगर आपने फ्रंट एंड किया है, या फिर कोई ब्लॉग की वेबसाइट बना लो। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो आप। वेदर एप्लीकेशन बना ली, उससे आपको मोबाइल डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया हो गया। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। और बताओ किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? या वेब भैया, वेब ऐप को बनाने के लिए भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट चाहिए होती है? नहीं नहीं नहीं। हेलो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कितना इसमें वो करेगी, इम्पोर्टेंट प्ले रोल इसमें कितना वो करेगी? बिल्कुल अलग है वो, इसमें नहीं आएगी। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में बता सकते हो आशीष, अगर थोड़ा बहुत भी आपने एक्सप्लोर किया, वर्सेस डेवलपमेंट एंड वर्सेस नॉर्मल अपना डीएसएल को कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का लर्निंग का है ना, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से, एज कम्पेयर टू आपको डेवलपमेंट में आपको डे वन से कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया। बट कॉम्पिटिटिव में आपको शायद 2 महीने तक कुछ नहीं दिखे, क्योंकि आपको मैथ्स पे भी काम करना पड़ेगा, आपको डीएसए पे भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे कॉन्टेस्ट में जब पार्ट लोगे, आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे को आ गया है। एंड मेन चीज मैं आशीष से क्लियर करवा देता हूँ, क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डेवलपमेंट आप जब अप्लाई कर रहे हो तब बाहर बाहर की कंपनीज में कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू करेगी? टोटली डिपेंड करेगा कंपनी में। अगर आप देखोगे जैसे कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है, ये कंपनीज कॉम्पिटिटिव ज्यादा पूछती हैं। और अगर आप डेवलपमेंट साइड की कंपनीज हो गई, सपोज जोमेटो हो गई, ये डेवलपमेंट ज्यादा पूछेंगी और बेसिक डीएसएल को पूछेंगी। तो इस तरीके से हर कंपनी का अलग प्रोसेस होता है। उनको आप डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट में, कि 3 पार्ट में एक्चुअली। एक होती है कोर कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली, एक सिर्फ डीएसए वाली, और एक डीएसए प्लस बेसिक डीएसए प्लस डेवलपमेंट। भैया जैसे आपने डीआरडीओ वाली इंटर्नशिप करी है, इसमें कैसे अप्लाई करते हैं? इसके लिए आपको उनके साइंटिस्ट वगैरह को रीच करना होगा। अच्छा, इसमें मतलब काम क्या होता है इनका, वही वेब डेवलपमेंट वाला? नहीं, डिपेंड करेगा आपकी किस लैब में काम कर रहे हो और किस साइंटिस्ट के अंदर काम कर रहे हो। वो आपके स्किल्स के हिसाब से आपको सेलेक्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, आई गेस बेसिक डाउट्स तो क्लियर हो गए जो आपके मैं हेलो जो देख पा रहा हूँ। हाँ, किसी को हेलो बहुत भैया। important हाँ हाँ पूछो अतुल। भैया अगर भैया किसी ने भैया जावा सी प्लस प्लस सीख रखी है, तो भैया अगर वो जावा वेब वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, तो भैया इसे मतलब वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें जावा आ गया ना फिर। जावा मतलब वेब डेवलपमेंट में जावा कम यूज होती है भैया मतलब कि आप बैकएंड में बताए थे होती है। ना कि आप अभी भी बताया था जावा डेवलपमेंट, जावा वेब डेवलपमेंट। तो भैया जैसे सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट सीख रखी है किसी ने, तो वो एक्चुअली जावा पे कैसे कर जावास्क्रिप्ट यूज पाएगा? होती है। जावा यूज होती है बट वो बैकएंड में यूज होती है, और वो कम पॉपुलर। स्प्रिंग बूट वगैरह वो मेरे हिसाब से ना करो, आप बेसिक जावास्क्रिप्ट करो, जावास्क्रिप्ट ज्यादा बेटर रहेगा। तो भैया उसके लिए उसमें भैया जावा आनी चाहिए थोड़ी बहुत, या नहीं आनी नहीं चाहिए नहीं, जावा? जावास्क्रिप्ट और जावा बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। हेलो हेलो भैया। हाँ आयुष। हाँ, अभी आपने बताया था ना फ्लटर के कुछ वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स आपने तैयार कर लिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल डेवलपमेंट में वेदर ऐप हो गई, चैट ऐप हो गई एंड ऑल दैट, छोटी छोटी वो जो होती हैं, राइट? जी, एंड उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा उसके लिए? उसके बाद हेलो आप अपना कंट्रीब्यूट हेलो करना स्टार्ट कर दो अपने भैया, सॉरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन में। भैया हाँ सॉरी अतुल। फॉर डिस्टर्ब यू। भैया फ्लटर क्या होता है, तो भैया आप यार एक्सप्लेन कर ये दोगे? चीज आप गूगल कर सकते हो, ऐसे डाउट मत पूछो प्लीज। हाँ ओके भैया। सिंपल फ्लटर हेलो ये सारी चीजें तो आप गूगल कर सकते हो। कुछ फ्लटर लैंग्वेज होती है, वो आप डायरेक्ट मतलब एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है ये मत पूछ लेना। फ्रेमवर्क ये सारी कुछ कुछ चीजें गूगल कर सकते हो आप, सिंपल। हेलो हाँ अभी मेजर डाउट क्लियर हो ही गए हैं।
नहीं भी मैं तो रिकॉर्डिंग में किसी ना किसी ने पूछ ही लिया होंगे तो राइट। या एक क्वेश्चन और राइट कि फॉर एग्जांपल ये आपने कंट्रीब्यूशन का बोला ना, तो किस फील्ड में, जैसे मैंने 4-6 महीने पहले, मतलब 4-6 महीने हो गए सीख रहा हूँ तब से मैं, एंड प्रोजेक्ट वगैरह छोटे वाले जो बना लिए, एंड देन इसके बाद अगला स्टेप सही में नहीं दिख रहा कि फॉर कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में, मतलब आप रिकॉर्डिंग देखोगे आपको समझ आ जाएगा, बट एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट कि आपको जो टेक्नोलॉजी की आती है, जैसे आपको वेब आती है और वेब में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उनको सर्च करो, वो मिलेंगी कहाँ पे, गूगल समर ऑफ कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे जाके आप सर्च करो और उनके प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, और जो इंटरेस्टिंग लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टिंग लगती है, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दो। थैंक्स। ठीक है। किसी को कोई मेजर क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो एंड करता है कि आशीष भी लेट हो रहे होंगे थोड़े। कोई मेजर क्वेश्चन होगा तो आप मुझे टाइप कर देना, वो बेस्ट रहेगा। मैं आशीष को एक बार पास ऑन करा दूंगा व्हाट्सएप। चलो देन मीटिंग एंड करते हैं। लास्ट नोट में आशीष आप कुछ कहना चाहोगे स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए, सारे जो आए मीट में? मेन ये है कि अगर नहीं होता ना जीसॉक, तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया सब। आपको जो जीसॉक करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, उनसे आपको बहुत सीखने को मिलेगा, वो आपका मेन गेन होगा। जीसॉक करने से पहले ज्यादा गेन उस कॉन्ट्रीब्यूशंस करने से मिलेगा मेरे हिसाब से, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू आशीष। ठीक है आशीष, थैंक यू। एंड वो पीपीटी का लिंक भेज दिया ना मुझे, मैं भी शेयर कर दूंगा सबके साथ। ओके, हाँ भेज रखा है। रिकॉर्डिंग आप सब लोगों के साथ शेयर हो जाएगी बाद में। एंड थैंक यू।